चलो फाइनली एमटीपी फर्स्ट अपन सॉल्व करेंगे। आरटीपी मैंने आपकी सॉल्व करा दी है सर। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए एमटीपी लेके आ रहा हूं और सबसे खास बात, आपको मेरे साथ बैठना है, अच्छे से सीखना है, समझना है कैसे सॉल्व करते हैं, सीखना है सर। ठीक है, मजेदार एमटीपी और आरटीपी का सेशन रहता है सर, बहुत मजा आता है सर। तो मैंने आपको पूरे इनकम टैक्स के जब केस सिनेरियो कराए, इवन जीएसटी के, तो मैंने एक बात सिखाई सर, कभी भी केस सिनेरियो में पहले आके क्या करेंगे अपन, क्वेश्चन पढ़ेंगे सर। बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन सर। देखिए सर, क्वेश्चन क्या पूछ रहे, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सैलरी चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी टू मिस्टर निखिल सर। तो सैलरी बताना है सर। फिर बोल रहे सर अमाउंट ऑफ डिडक्शन भी बता दिए सर, अवेलेबल टू मिस्टर निखिल अंडर चैप्टर 6 से। एंड व्हाट इज द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर निखिल, ये भी बता दीजिए। अरे भाई सब कुछ तो जानना है इस आदमी को। तो सर ध्यान दीजिएगा, मेरे साथ बैठ के सॉल्व करिए, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। बहुत छोटे छोटे माइन्यूट कंसेप्ट है मैं जो आपको समझाऊंगा और सिखाऊंगा, और इतने प्यार से मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, लाइक तो किया करो। चलो देखो, मिस्टर निखिल अ रेसिडेंट एज 42 years is employed in an MNC in Gurugram since 2013। ठीक है, ओके, 42 ईयर्स की एज है, एम्प्लॉयड है एमएनसी में। ठीक है, ही सबमिटेड हिज रेजिग्नेशन, लो सबमिट भी कर दिया, ऑन 31 जुलाई 2025 फॉर स्टार्टिंग हिज ओन बिजनेस एंड गिवन नोटिस पीरियड फॉर 1 month टू द एम्प्लॉयर। नोटिस पीरियड वो टाइम पीरियड होता है जब आपको सर्व करना पड़ता है, भले आपने नौकरी छोड़ दी है सर। ही रिसीव द फॉलोइंग इमोल्यूमेंट्स फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 अगस्त सर। पहले तो मेरी बात यही समझ लो इस क्वेश्चन में भैया, साल भर की सैलरी नहीं है, कितने महीने की है, 5 महीने, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 महीने। तो 5 महीने के हिसाब से अपन सब चीज कैलकुलेट करेंगे, और मैं यही कैलकुलेट कर लूं, चलेगा। बेसिक सैलरी सर 45,000 इंटू 5 सर, करना पड़ेगा 45,000 इंटू 5 सर, 2,25,000 सर। ठीक, डीए दिया हुआ है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट है सर, 10% ऑफ बेसिक पे सर। डीए सर इसका 10% सर, 22500 सर। मेडिकल अलाउंस दिया हुआ है सर, मेडिकल अलाउंस है, परक्विजिट नहीं है सर, अलाउंस है, टैक्सेबल, फुली टैक्सेबल सर। ठीक है, तो मेडिकल अलाउंस सर ये है 5K इंटू 5 सर, 25,000 सर। ठीक है, एंटरटेनमेंट अलाउंस, ओ भाई साहब, एंटरटेनमेंट अलाउंस, और एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है नहीं, नीचे कोई डिडक्शन मिलेगी नहीं सर। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस सर, अरे यार ये क्या कर दिया मैं, डायरेक्टली अमाउंट लिख दिया था सर। ये कितना है, 2500 है ना सर, ये 2500 है इंटू 5 सर। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी बेकार है, बट काइंडली एडजस्ट, आप मेरे साथ कंसेप्ट सीखो। हैंडराइटिंग तो आपको आंसर वैसे भी मिल जाएगा इसका। ठीक है, कमीशन दिया हुआ सर, कमीशन टैक्सेबल है सर, कमीशन 10K है इंटू 5 सर, 50,000 का कमीशन सर। ठीक है, फिर एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, आप इसकी डिडक्शन एटीसी में जाके ले लीजिए। हाँ, एम्प्लॉयर जो कॉन्ट्रीब्यूट किया सेम अमाउंट, ये टैक्सेबल है सर। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट किया है, कितना किया है बे, 7500 इंटू 5, ये आ जाएगा सर 37,500 सर, शायद, हाँ सही है। -12% एग्जेम्प्ट है सर। सर एग्जेम्पशन के लिए क्या क्या लेंगे सर, बेसिक प्लस बीए फॉर्मिंग पार्ट वाला। एक स्टूडेंट बोला सर कमीशन नहीं लोगे, मेरे भैया ये नॉर्मल कमीशन है, परसेंटेज वाइज कमीशन ऑन टर्नओवर नहीं है, वो होता तो ले लेता। तो मेरे को तो इन दो का ही करना है, तो करते हैं सर, ये दोनों को ऐड करते हैं। ये दोनों को ऐड किया तो मेरा आया 247500, इसका 12% सर, इसका 12% सर, 29,700 सर। ठीक, -37,500, ये आ जाएगा सर 7,800 आउटर कॉलम में। और कुछ बच गया भाई, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लो भाई, इंटरेस्ट
इंटरेस्ट में सब स्टूडेंट को पता है 9.5% तक एग्जेम्प्ट है, उससे ऊपर टैक्सेबल है। तो इंटरेस्ट भी लिख लेता हूँ। कितना था, 14,300 माइनस 14,300 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 9.5, ये कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 13 इंटू 9.5, यहाँ तक एग्जेम्प्ट है, माइनस 14,300, 3,850 सर। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, और क्या बच गया। ठीक है, आगे देखते हैं। इन अक्टूबर 2025 ही स्टार्टेड द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फुटवेयर। ओ भैया, तो ये तो आगे की कहानी अलग हो गई। पहले तो मैं इनकम फ्रॉम सैलरी निकाल लूँ ना सर। अच्छा, अब जब मैं इनकम फ्रॉम सैलरी निकालने बैठा तो सबसे पहला आया भैया ये नॉर्मल प्रोविजन है कि 115 बीएससी है, और ढूंढते हैं। प्रॉफिट दिया हुआ है, सेल हो गया। देखो, मिस्टर निखिल इज पेइंग टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, 115 बीएससी लिया है। तो सर ग्रॉस सैलरी माइनस चुपचाप स्टैंडर्ड डिडक्शन में 75,000 कर लीजिएगा सर। पहले ग्रॉस सैलरी निकाले आप, तो 2,25,000 प्लस 10% प्लस 25,000 प्लस 12,500 प्लस 50,000 प्लस 7,800 प्लस 3,850, ये आ रहा है सर 346,650 माइनस 75,000, ये आ रहा है सर आउटर कॉलम में 271,650 सर। ये मेरा इनकम फ्रॉम सैलरी है सर, मुझसे पूछा था क्वेश्चन में। ये लो भाई, मैं आपका पहला आंसर ला दिया सर। अब नेक्स्ट है, हमसे अमाउंट ऑफ डिडक्शन पूछा है, तो देखो सर। इन अक्टूबर 2025 he started the business of footwear under the brand name Comfort. He withdraw the entire amount from his recognized provident fund in September 2025 to invest in his business. सर क्या इस पे TDS सोचे हम सर? 192A में विड्रॉल फ्रॉम प्रोविडेंट फंड, प्रीमेच्योर विड्रॉल फ्रॉम प्रोविडेंट फंड। अरे भैया भैया, ठीक है, पहली बात तो सर यहाँ पर एज 42 ईयर्स दिया है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि सर ये प्री मैच्योर विड्रॉल किया है। तो आपको इस क्वेश्चन में मानना पड़ेगा सर कि भैया जी पूरे टाइम प्रॉपर 5 साल नौकरी करने के बाद ही विड्रॉ किए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ मेंशन ही नहीं है। अब आगे मेंशन होगा तो ढूंढ लूंगा, अदरवाइज तो टीडीएस नहीं सोचूंगा सर। हाँ, आगे बढ़ते देखते क्या दिया हुआ है। He has employed 75 रेगुलर एम्प्लॉइज। ओ भाई साहब, जब भी मैं ये देखता हूँ ना तो एक मेरे दिमाग में आता है 80JJA। एक स्टूडेंट मेरे को बोला सर एक बात बताओ, आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो। मैं बोला क्यों? बोले सर नीचे लिखा हुआ था डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, आप कैसे डिडक्शन सोच रहे हो? मैं बोला ओहो भाई साहब, अगर मैं 115 बीएससी लेता भी हूं तो मेरे को 80CCD2, 80CCH2 और 80JJA ये 3 तो मिल जाता है मेरे भैया। मैं इसी के लिए सोच रहा हूँ, ये तो वैसे भी नहीं मिलेगा मेरे को। तो सर 75 एम्प्लॉयज है, 1 नवंबर को अपॉइंट हुए और सैलरी 23,000 है, बच गए। एंड दे पार्टिसिपेट इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अच्छा हुआ 25,000 से ज्यादा नहीं है सर सैलरी। द प्रॉफिट एंड गेन डिराइव फ्रॉम दिस बिजनेस इज 51 लाख। टर्नओवर दिया हुआ 7 करोड़ एंड निकल रिसीव 12% ऑफ द कैश सेल्स इन कैश। क्यों बोला ये, क्यों बोला मेरे को? सर वो ना आपको सेक्शन 44A भी याद दिला रहा है सर, टैक्स ऑडिट का। अच्छा सर, क्यों 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 जानना है मेरे को टैक्स ऑडिट? सर वो ना 80JJA में ये लिखा हुआ है कि सर 80JJA की डिडक्शन उन्हीं को मिलती है जो सर सेक्शन 44AB की टैक्स ऑडिट जिनके ऊपर अप्लाई होती है उन्हीं को मिलती है सर, इसीलिए लिखा हुआ है। बोले ओ भाई साहब, ऐसे छोटी छोटी चीज याद रखना पड़ेगा? बोले हाँ सर, याद तो रखना पड़ेगा सर। तो चलो आओ डिडक्शन निकाल ले सर, इस कलर से निकालेंगे सर। 80JJA, हैंडराइटिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है बट कंसेप्ट अच्छे हैं, ठीक है। इंटू 75 इंटू कितने महीने सर? ये नवंबर में अपॉइंट हुए ना सर, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5 महीने सर। ठीक है, कितना आ जाएगा सर? 23,000 इंटू 5 इंटू 75, ये आ रहा है सर। अच्छा, इसका भी 30% कर ही देते हैं ना, सीधा सीधा यहीं पर करके बताते हैं। इसका 30% 25
87,500 सर। हमसे डिडक्शन पूछा था सर, आओ कहाँ है? 25,87,500 मस्त। अब टोटल इनकम पूछा, अब तो हम निकाल देंगे सर टोटल इनकम, अब तो भगवान है हम। सर हमारी पीजीवीपी की इनकम खुद बताया, सैलरी की इनकम मैं निकाल के बैठा हूं, डिडक्शन मैं माइनस कर लेता हूं सर, अभी निकाला। तो अभी यार 25,87,500 कर लेते हैं इसको। 51 लाख प्लस 2716, अबे 271650 माइनस 25,87,500, 278,4150 सर, यही आ रहा है सर टोटल इनकम। कहाँ है? ये रहा सर। आया मजा? मस्त। एक एक कंसेप्ट बताया, सिंपल है सिंपल। ठीक है, और नेक्स्ट केस सिनेरियो देखते हैं। पहले नीचे आगे पढ़ो, हमसे चाहता क्या? बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला दिया हुआ है, इन हुज हैंड द इंटरेस्ट इनकम रिसीव फ्रॉम दीपिका एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट इन द नेम ऑफ धनी वुड बी इंक्लूडेड। मतलब क्लबिंग पूछता है हमसे। ठीक है, in whose end loss from business and capital gain will be clubbed, and assume that the capital invested in the business was entirely out of the fund gifted by her husband। फिर क्लबिंग पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं। What will be the total income of Natasha? ऑब्वियस सी बात है सर, ये भी क्लबिंग से रिलेटेड होगा। और मैं आपको मस्त वाली बात बताऊं, पता नहीं कितने स्टूडेंट वो जो 30 टॉप केस सिनेरियोज में इनकम टैक्स के सॉल्व करके अपलोड किया ना, कौन देखता है कौन नहीं देखता मुझे नहीं पता, बट जो स्टूडेंट देखता है ना, वो स्टूडेंट में कोई एक ही चीज आके बोलेगा, सर वही वही सेम सेम करवाते हो आप। अगर किसी का नाम दीपक डाल दोगे तो सर क्या लगता है हम कंफ्यूज रहेंगे? सर हमने आपकी केस सिनेरियो कर लिया है सर, और ये क्वेश्चन वही का है सर, डिक्टो छपा है, नाम चेंज कर दिया, दीपक और नताशा कर दिया, वहां नाम अलग है सर। ठीक है, चलो ठीक है, फिर भी मैं आपको सिखा देता हूँ। मिस्टर दीपक गिफ्टेड 15 लाख टू हिज वाइफ नताशा on her birthday on 22nd January 2025। ठीक है, Natasha lent 6 lakh out of the gifted amount to Deepika on 1st April 2025 for 6 months, which she received an interest of 40,000। तो ये तो क्लब हो जाएगा सर, वाइफ ने सामने वाले को दिया गिफ्ट में सर, क्लबिंग का प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा। सेक्शन 64(1) बोलता है सर, बिना एसेट ट्रांसफर के इनकम ट्रांसफर हो गई तो सर वहां से क्लबिंग हो जाएगी। तो ये 40,000 किसके हाथ में? क्लब, हस्बैंड सर दीपक नताशा। क्यों लिख रहा हूं सर? नताशा की इनकम भी जानना है हमें, और मैं लिख के दे रहा हूं नीचे, क्वेश्चन में बच्चा भी है इसमें, इसमें बच्चे से कभी पूछेगा किसके हाथ में क्लब होगा, तो पहले से ही बनाना चालू कर देते हैं। इसीलिए बोल रहा हूं भाई, प्रैक्टिस कर लो कर लो, इतनी प्रैक्टिस के बाद खुद को रट जाएगा। The said sum of 40,000 was invested in the shares। आहा, जो इनकम एक बार क्लब हो गई उसी क्लब्ड इनकम को वापस इन्वेस्ट किया और उसमें सर बेचा तो कैपिटल गेन हुआ। सर ये 36,000 जो है ये क्लब नहीं होगा। एक बार जो इनकम क्लब हो गई उसी को वापस इन्वेस्ट किया और उससे इनकम अर्न किया, वो क्लब नहीं होती है। ठीक है, STT was paid in advance, was paid on purchase and sale of such share। The balance amount of gift was invested on 1st April 2025 as capital by Natasha in her business। She suffered a loss। लो भैया, जो बैलेंस अमाउंट गिफ्ट का था उसको भी इसने इन्वेस्ट किया बिजनेस, उसमें भी लॉस, वो लॉस भी क्लब होगा। सर सिर्फ इनकम क्लब होती थी ना बाबा, लॉस भी क्लब होता है। कौन बोला आपको सिर्फ इनकम क्लब होती है? ठीक है, Natasha is working with the private company as a sales executive at a salary of 62,000 per month। मेरे को पहले ये जानना है कि इन लोग 115 BAC में कि नॉर्मल। दीपक एंड नताशा हैव ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स। ठीक है, नॉर्मल चल रहा है ना, तो इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी सर? 62,000 इंटू 12, 7,44,000 माइनस 50,000 सर, तो ये आ जाएगा 6,94,000 सर। ये इसका सैलरी है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 माइनस करने के बाद। ठीक है, she paid 3,500 towards tuition fees for her daughter Dhanvi studying in St. Thomas Mumbai school। तो ये तो 3,500 इंटू 12 42,000 है सर। ये ATC की डिडक्शन है जो वो अपनी बेटी के लिए ले लेगी सर। नेक्स्ट आ गया, दीपक इज वर्किंग विद अ मंथली सैलरी ऑफ 64,000। लो भाई,
64,000 इंटू 12 माइनस 50,000 सर, 718,000 सर। आगे बढ़ते हैं, कहाँ गया मैं? ठीक है। He has gifted 1,25,000 to Dhani on 13th birthday. This amount is deposited as 2 years term deposit with SBI in her name on which interest of 11,500 सर। सर बच्चे के केस में 1032 में 1500 की एग्जेम्पशन मिल जाती है क्योंकि ये नॉर्मल प्रोविजन से चल रहा है। अब ये किसके हाथ में क्लब होगा सर 10,000? वो हमें देखना पड़ेगा सर, क्योंकि उसके लिए पहले मेरे को मम्मी पापा की इनकम चाहिए सर। जिसकी इनकम ज्यादा उसके हाथ में क्लब। 7,80,000 माइनस 50,000 प्लस 40,000, ये आ रहा है सर 7,08,000। और मम्मा का देख लेते हैं, 6,94,000 प्लस 36,000 माइनस 42,000। सर ये आ रहा है मम्मा का 6,88,000। तो पप्पा की इनकम ज्यादा है, तो पप्पा के में 10,000 क्लब हुआ। कैसे हुआ? माइनस 1500 की एग्जेम्पशन ले लिया मैंने, ठीक है। तो मम्मा के में कुछ होगा नहीं, यही फाइनल है। मैं क्वेश्चन ही पढ़ लिया कि नीचे टिक करना ही भूल गया आंसर्स। लो भाई, इन हुज एंड द इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड फ्रॉम दीपिका एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इन द नेम ऑफ धानवी विल बी इंक्लूडेड। तो अभी तो किया सर, इंटरेस्ट इनकम भी दीपक के हाथ में थी, दानवी वाली जो बच्चे की इनकम है वो भी किसके हाथ में आ गई सर? दीपक के हाथ में। नेक्स्ट, इन whose एंड लॉस फ्रॉम बिजनेस एंड कैपिटल गेन वुड बी इंक्लूडेड इन असेसमेंट ईयर। सर जो बिजनेस का लॉस है वो जाएगा दीपक के हाथ में, और जो कैपिटल गेन का लॉस है वो क्लब नहीं हुआ है, वो नताशा के हाथ में जाएगा। गिरा सर, ये देख लो, यही ऑप्शन है सर। ठीक। व्हाट इज द टोटल इनकम ऑफ नताशा? अब भी तो निकला है आपसे 6,88,000। देखो कहाँ गया है, ये देखो, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें। Who among the following will qualify as resident? भाई रेसिडेंट कौन होगा ये बताइए सर, ठीक है। मिस्टर पॉप एन इटालियन सिंगर came on visit to India to explore Indian classic singer। विजिट टू इंडिया का केस, Indian classic singing on 15/9/2025 and left on 1/12/2025 for the past 4 years he visited India for singing competition and stay in India for 120 days each year। पहली बात तो सर ये विजिट का केस है पहले दिमाग में। दूसरा सर, ना ये इंडियन सिटीजन है ना ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो सर इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा सर? बेसिक कंडीशन देखना पड़ेगा सर, क्योंकि एक्सेप्शन में ये फॉल नहीं करता। अब बेसिक जब देखने गया तो सर करेंट ईयर में सर, हाँ करेंट ईयर में सर क्या ये 60 डेज है सर? हाँ सर आराम से 60 डेज है, आप काउंट कर लो, 60 डेज है, दिख रहा है मेरे को। सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर है सर। 182 वाली तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 60 वाली कर रहा है, प्लस 365 भी कर रहा है सर। और हमसे क्वेश्चन में सिर्फ क्या पूछा है? रेसिडेंट। इनको ऑर्डनरी नॉट ऑर्डनरी नहीं जानना है, तो ये बंदा रेसिडेंट तो आंख बंद करके हो गया, क्योंकि 60 प्लस 365 डेज वाली कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है। Mr. Abhishek, born and settled in Canada, visit India each year for 100 days to meet his parent and grandparents. Born in India in 1946 सर। ये अनडिवाइडेड इंडिया में रहते थे सर इसके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स सर। तो सर सिंपल सी बात है सर, हिज इंडियन इनकम इज 15,20,000। अब एक मिनट ध्यान दो सर, ठीक। विजिट के लिए आता है, इंडियन सिटीजन है। अब हम इसके लिए कितना चेक करेंगे? 182 या तो फिर 120। सर ये तो 100 डेज ही इंडिया में आ रहा है सर, ना 182 सेटिस्फाई करता ना 120 सेटिस्फाई करता, भले इनकम एक्सीड कर जाए क्या फर्क पड़ता है सर? ये रेसिडेंट नहीं है, नहीं है। अगला, मिस्टर जोसेफ एन अमेरिकन साइंटिस्ट लेफ्ट इंडिया टू हिज होम कंट्री फॉर फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट देयर। साइंटिस्ट, ठीक है, लेफ्ट इंडिया टू हिज होम कंट्री फॉर फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट देयर, ठीक है। He stayed in India for study and research in medicine from 1/1/2020 है भैया till 1st of August। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब। तो सर करेंट ईयर में अप्रैल से लेके अगस्त तक, जून जुलाई तक सर, अगस्त भी नहीं सर, जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई, हाँ
ही स्टेड इन इंडिया, हाँ तो इतने टाइम पीरियड ये इंडिया में स्टे किया, ठीक है। अब खास बात ये सर कि इसका रेसिडेंशियल स्टेटस अपन को डिफाइन करना है सर। तो देखो पहला बात, फिर से वही बात है यार, सेम सेम बात है, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए है, ठीक है। सर क्या ये एक्सेप्शन में फॉल करेगा? ना सर। क्यों? अमेरिकन साइंटिस्ट है, इंडियन सिटीजन कहीं लिखा ही नहीं है सर, एक्सेप्शन में फॉल नहीं करेगा। सर क्या ये 60 डेज इंडिया में हो गया? क्योंकि अब हमें इसके लिए क्या देखना है, बेसिक कंडीशन, क्या ये 60 डेज है? हाँ सर। और उसके पहले तो बहुत लंबा इंडिया में रहा है सर, तो 365 तो आराम से हो जाएगा। आप लिख के कैलसी में कर लेना, आंख बंद करके दिख रहा है, कुछ चीजें दिखती है सर, दिखती है, ठीक है। तो रेसिडेंट में तो अगर कोई मुझसे पूछेगा तो एक ये रेसिडेंट, एक ये रेसिडेंट, हमसे यही पूछा है कि कौन रेसिडेंट, समझ आया। A firm pays salary and interest on capital to its resident partner. The salary and interest paid fall within the limits specified under Section 40B. Which of the following statement is true? Salary and interest. ठीक है भाई। टैक्स हैज टू बी डिडक्ट, नहीं सर। सैलरी तो पीजीईपी में जाती है सर, इंटरेस्ट भी पीजीईपी की इनकम मानी जाती है सर। इसकी पार्टनर की तो 192 तो हो ही नहीं सकता सर। नो टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड ऑन सैलरी। ये भाई साहब टीडीएस ही नहीं बोलता है तो, बट टैक्स हैज टू बी 194 ए कहां से आ गया सर? आई इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। और कोई भी स्टूडेंट कसम खा लो, एग्जाम में जाने से पहले मई सितंबर और जनवरी कभी भी कोई तो स्टूडेंट ये वीडियो देखेगा, जो देखेगा ये क्वेश्चन देख के जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं इंस्टीट्यूट का जन्मों से वेट कर रहा था कि आप 194 टी निकाल दियो, बट इससे रिलेटेड क्यों कोई क्वेश्चन नहीं है सर? क्यों कोई क्वेश्चन नहीं है? टीडीएस में ये सेक्शन है तो इसका कोई क्वेश्चन क्यों नहीं है? लो भैया, अमेंडमेंट। और इस बार की नहीं है, 194 टी पिछले बार का है सर, इस बार इसका दिखा क्वेश्चन मेरे को, आई एम वेरी हैप्पी। इसको लिख लो सर, अमेंडमेंट का क्वेश्चन है सर, देख के ही जाना है सर, कोई स्टूडेंट छोड़ेगा नहीं सर, ऑप्शन ही नहीं दे रहा हूं, छोड़ेगा ही नहीं सर। 194 टी ये बोलता है सर कि अगर आपने पार्टनर्स को सैलरी, इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन के फॉर्म में अगर 20,000 से ज्यादा पेमेंट किया है तो 194 टी में टीडीएस है सर, 10% टीडीएस। बहुत प्यारा क्वेश्चन, देख के जाना है, देख के ही जाना है, देख के ही जाना है, ठीक। ये हमने एमसीक्यू और केस सिनेरियो वाला इनकम टैक्स का किया, अब डिस्क्रिप्टिव करते हैं। चलो चलो डिस्क्रिप्टिव पार्ट देखते हैं। डिस्क्रिप्टिव पार्ट में मैं आपको सिखाता हूं कि कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको मेरे साथ बैठ के सीखना है, तरीका सीखना है। और मैंने ना पहले भी कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के भयानक क्वेश्चंस कराए हैं सर, 15 क्वेश्चन में ऑलरेडी। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे सर डेमो चाहिए, प्रैक्टिस बैच का डेमो चाहिए। तो मैं बोला यार डेमो में भी कुछ अच्छा हो तो डेमो देखने में मजा है। तो मैंने कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के क्वेश्चंस का डेमो डाला है सर, 15 क्वेश्चंस डाले, जाके देखो आराम से, मस्त मजा आ जाएगा। चलो उसको भी देखोगे तो सीखोगे कि सर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ध्यान दो, यहाँ पर यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम। टोटल इनकम निकालने बोला है, टैक्स लायबिलिटी नहीं निकालने बोला है, टैक्स पेबल नहीं निकालने बोला है। ऑफ मिस्टर आयुष फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27 अंडर बोथ द रिजिम। ओ भाई साहब दोनों रिजिम के हिसाब से बनाना है, थोड़ा बड़ा होगा क्वेश्चन। चलो मेहनत करेंगे और क्या करेंगे। मैं एक स्टूडेंट को एक बात सिखाता हूँ, आप मेरी बात समझो। और अब तो स्टूडेंट जनवरी का एग्जाम देने के बाद तो क्रिस्टल क्लैरिटी आ गई स्टूडेंट में कि हमारे पास कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम बनाने का पूरा टाइम नहीं होता कि पहले हम पढ़े, फिर एडजस्टमेंट पढ़े, फिर लिखना चालू करें, लिखना चालू करें, फिर पढ़े, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, सीधा फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं और चालू होते हैं। सर क्या बोले, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर आयुष ना, ठीक है। चलो पेज ऐड करें और टूट पड़े, ठीक है। ए भाई सेट कर लूँ मैं। चलो तो यहां पर अपन लिखेंगे सर क्वेश्चन 1, फॉर्मेट सिखा रहा हूं प्लीज सीखना। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर आयुष
फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 अंडर। अब जो स्टूडेंट पहले जिससे सॉल्व करे सर, मैं तो नॉर्मल प्रोविजन पहले सॉल्व कर रहा हूँ, अगर आपको लगे तो आप 115 BSc भी पहले कर सकते हो, नो इश्यूज इन दैट, उससे फर्क नहीं पड़ेगा सर, आपको जिससे सॉल्व करना हो कोई इशू नहीं है सर। ठीक है, लाइन ड्रॉ करें। ठीक है, और पेज ऐड कर लेते हैं, इतने में तो नहीं होगा सर। जैसे टोटल इनकम निकालने बोला है, चांसेस है हो भी जाए, बट दोनों प्रोविजन से निकालने बोला है ना, इसलिए लगेगा। तो सर यहाँ पर अपन चालू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे पर्टिकुलर्स, फिर लिखेंगे रुपए। ठीक है, अब देखो एक स्टूडेंट को क्वेश्चन देख के ये समझ आ रहा है सर कि इस क्वेश्चन में अगर आप चाहो तो पहली लाइन पढ़ भी सकते हो। मिस्टर आयुष अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, भाई ये रेसिडेंट है, एज 62 ईयर, इज अ क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर है सर। ठीक है, ही रन्स हिज ओन क्लिनिक एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ मिस्टर आयुष फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 इज एज अंडर। अब हमें दिख रहा है सर कि ये पीजीवीपी की कहानी है सर, तो हम चालू कर सकते हैं नेट प्रॉफिट से। तो मैं पहला हेड, बहुत बहुत ही फ्रीक्वेंट एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है सर, एक बात बताओ, क्या पहला ऐड हमारा नेट प्रॉफिट मतलब पीजीवीपी हो सकता है सर? डेफिनेटली हो सकता है यार, क्यों नहीं हो सकता। हेड ऊपर नीचे हो उसमें मार्क्स नहीं कटते। ठीक है, 55,34,000 सर। सर शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ बिल्कुल भी नहीं लिखना शॉर्ट फॉर्म, वो मार्क्स काट देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अभी तो मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा, नहीं तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा सर, बट एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करना, नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना सर। ठीक, नेट प्रॉफिट। अब मैं पहले क्रेडिट साइड पढ़ता हूँ क्योंकि आइटम कम होते हैं सर। कंसल्टेंसी फीस से मुझे कोई दिक्कत नहीं। सैलरी रिसीव फ्रॉम ट्रू केयर हॉस्पिटल, सर यहां नहीं आती है सैलरी, सैलरी हेड में जाएगी सर, तो यहां से हटाओ, सैलरी हेड में लेके चलते सर। तो यहां पर सर एड भी आ जाएगा, थोड़ा गैप दोगे तो लेस भी आ जाएगा। ठीक है, पहला लेस वाला मेरी। अब देखो यहां पर गड़बड़ क्या करते हैं स्टूडेंट, क्या करता है यहां पर सिर्फ सैलरी लिख देता है और फिर बोलता है सर मार्क्स कहां कट रहे हैं ना। आपको एग्जाम में ये प्रॉपर लिखना पड़ेगा सर, सैलरी रिसीव फ्रॉम ट्रू केयर हॉस्पिटल, ऐसे पूरा लिखना पड़ेगा, आप शॉर्ट नहीं कर सकते। करोगे मार्क्स कट जाएगा, फिर मुझे ना बोलियो सर कि कहाँ मार्क्स कट रहा है, समझ नहीं आ रहा है सर। तो अभी मैं शॉर्ट में लिखता हूं क्योंकि मुझे आपको सिर्फ सिखाना है, कंसेप्ट, प्रैक्टिस, क्वेश्चन सिखाना है, बाकी आप पूरा सेंटेंस लिखेंगे। अच्छा इसको तो आप क्या करो सर, सैलरी हेड में भी लिख लो, तो थोड़ा सा गैप दो और सैलरी हेड भी खोल लो सर। ठीक है, सैलरी हेड में सर पहला सर सैलरी ही लिख लो, कितना दिया हुआ सर, 10,80,000। आगे बढ़ती है कहानी। रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सर ये यहाँ क्या कर रहा है, इसको आईएचपी में लेके चलो सर, तो यहां से इसको सर आईएचपी सर 2,40,000, इसको सैलरी में थोड़ा सा गैप दो। एक स्टूडेंट पूछता है सर एक बात बताओ, कैसे पता चलता है सर कि कितना गैप छोड़ना है। मैं बोले यार देख, गैप का तो कोई अंदाजा होता है एक स्टूडेंट को कि कितना गैप, अगर आप ज्यादा भी छोड़ दो तो उसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है कि आप ज्यादा जगह छोड़ दी तो इंस्टीट्यूट आके आपको मारेगी सर। आप एग्जाम फॉर्म का पैसा दियो सर, पैसा दियो, ज्यादा जगह छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंपनी, ये जाता है आईयूएस में, हटाओ इसको यहां से। आप एक बात सीख रहे हो सर, जो चीज जहां से जहां हटके जहां जा रही है सर, उसको मैं वहां वहां इंस्टेंट तुरंत तुरंत लेके जाते जा रहा हूँ, बाद के लिए कुछ नहीं छोड़ रहा हूँ सर, बाद में कुछ याद नहीं आएगा सर, बाद में कभी कुछ याद नहीं आया किसी को। ठीक है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा गैप देके, मैं बोला था ना जगह और लग जाएगी हमें। ठीक है, यहां लिख लेता हूं मैं आईयूएस। आईयूएस में कितना है सर, डिविडेंड है सर, और डिविडेंड कितना है 60,000 सर। ठीक है,
यहां तक हो गई कहानी, क्रेडिट साइड का हो गया काम। अब चलते हैं डेबिट साइड। सैलरी से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस प्यारा है, रेंट से दिक्कत नहीं है, कन्वीनियंस होगा कुछ, पावर एंड फ्यूल, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। देखो मैं पढ़ा तो नहीं हूं नीचे क्या है, बट मुझे इतना जरूर पता है कि ये इंटरेस्ट नहीं आने वाला है, इसको मैं स्टार करके छोड़ देता हूं ताकि मेरे को ध्यान रहेगा कि इस पॉइंट से रिलेटेड कुछ तो है। इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन फॉर सन, ये तो यहां नहीं आता सर, इसकी हम डिडक्शन लेते हैं सर। अच्छा अब एक बात ध्यान से सुनो, अपन अभी किससे कर रहे हैं, नॉर्मल प्रोविजन से। तो अपन क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे और तुरंत तुरंत डिडक्शन में जाके लिखेंगे कि इंटरेस्ट हमें मिलता है सर। कौन सा सेक्शन, ओ भाई सेक्शन तो याद है ना, 80E। तो इंटरेस्ट 1,56,000 ऐड कर लो, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन्स 1,56,000 सर। अब नीचे आओ, कहाँ गए थे हम, डिविडेंड तक पहुंचे थे, थोड़ा गैप दो, यहाँ लिखो डिडक्शन और यहाँ लिखो पहला 80E 1,56,000 सर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अमाउंट पेड टू साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन। अच्छा एक और टाइप के स्टूडेंट है पता है, दे आर और डैम स्मार्ट, मोर स्मार्ट, और मेरे को पर्सनली वो भी पसंद है, मैंने अपने स्टूडेंट को भी सिखाया है। जैसे मान लो इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन ऑन एजुकेशनल लोन फॉर सन है, हमें तो ये भी पता है ना कि सर 115 बीएससी में ये नहीं मिलता है, तो ऐसे ना लिख के रखना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें जिनको 115 बीएससी से इंपैक्ट पड़ता है। सर क्यों, सर रीजन ये है सर, क्योंकि जब मैं 115 बीएससी के हिसाब से निकालूंगा तो मेरे को ध्यान रहेगा कि मैंने क्या ट्रीटमेंट किया, क्या चेंजेस आएंगे और क्या क्या इफेक्ट 115 बीएससी के हिसाब से लेना बच गया। इससे गलती होने के स्कोप खत्म हो जाएंगे। आप चाहो अगर आपके दिमाग में याद रहता है तो मत लिख के रखो, मुझे ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है इससे कि आप नहीं लिख के रखोगे तो। ठीक है तो अमाउंट पेड फॉर साइंटिफिक रिसर्च अभी तो मिल जाएगा, 115 बीएससी में नहीं मिलता, ठीक वो हम देख लेंगे सर। और इसके बाद आ जाओ, नेट प्रॉफिट तो हमारी जान थी, इसी से हम चालू किए थे। ही इज वर्किंग विद अ पार्ट टाइम विद ट्रू केयर हॉस्पिटल एंड हिज सैलरी डिटेल्स आर दिए हुए है 90,000 इंटू 12 करोगे तो 10,80,000 होगा सर। ऊपर यही तो सैलरी दी हुई थी, ये देख लो सर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। फर्दर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25-26 हिज सन हैज अंडरगॉन अ मेडिकल ट्रीटमेंट इन ट्रू केयर हॉस्पिटल फ्री ऑफ कॉस्ट। सर एक मिनट, कहाँ ट्रीटमेंट हुआ उसका, एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में सर। ठीक है तो सर अगर एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में हो रहा है तो उस केस में जो भी खर्चा लगता है सर वो एग्जेम्प्ट होता है, क्योंकि ये मेडिकल फैसिलिटी है सर। ठीक मेडिकल फैसिलिटी है। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की कैटेगरी में क्या ये पर्सन कवर्ड है, हाँ सर ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की कैटेगरी में कवर्ड है। सर कैसे पता, सर इसकी इनकम 4 लाख से ज्यादा है सर। ठीक है 4 लाख से ज्यादा है तो ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की कैटेगरी में कवर्ड, मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है सर, ये मेडिकल फैसिलिटी एग्जेम्प्ट है क्योंकि मेरा बेटा है, मेरा बेटा मेरी फैमिली में कवर होता है, तो मेरी फैमिली का ट्रीटमेंट अगर मैं करा रहा हूं तो एग्जेम्प्ट। यहां तक समझ आया सर। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नीचे देखो, ही ओन्स अ रेसिडेंशियल हाउस, द रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन भी है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। Construction of the house was started on 1 April 2025 and was completed on 30 September 2025. ठीक है After reconstruction, ground floor of the house is self-occupied by him, while first floor has been rented out. ठीक है ग्राउंड फ्लोर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, फर्स्ट फ्लोर लेट आउट है, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है बोथ द एरियाज आर ऑफ इक्वल साइज। ठीक है और रेंटेड आउट सिंस 1/10/2025 से। तो हमें रेंट जो मिला होगा वो कितने महीने का मिला होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने का रेंट। तो 40,000 रेंट मिला है हमें इंटू 6। फर्स्ट फ्लोर को लेट आउट किया था ना सर, तो 40,000 इंटू 6 कितना आ जाएगा सर, 2,40,000। अब अगर आप बात ध्यान दें तो सर ऊपर जो हम पढ़ के आए थे सर, ये देखो सर ये 2,40,000 ये वही तो है सर, ये वही तो है। तो आप चाहो तो सर यहाँ पर लिख सकते हो सर कि ये लेट आउट प्रॉपर्टी का है। अभी हमारे पास सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी भी बची हुई है। ठीक है आगे देखते हैं। द टेनेंट ऑल्सो पे 3,000 एज पावर बैकअप चार्जेस। हाँ ही देखो सर टेनेंट ने क्या पे किया सर, पावर बैकअप चार्जेस सर। सर अलग से सर्विसेज के चार्जेस बताया गया सर। अब अगर अलग से सर्विस के चार्जेस बताए गए तो क्या ये सर आईयूएस में जाता है,
हाँ सर, आईयूएस में जाता है सर। तो पावर बैकअप चार्जेस उसने पे किया है 3000 एज अ पावर बैकअप चार्जेस। तो 3000 इंटू 12 कर लेते हैं सर। कहाँ गया सर पावर बैकअप चार्जेस? 3000 इंटू 12, 36,000। अब मैं आपको एक मस्त वाली बात बताऊं सर, ध्यान दिए होगे तो देखो सर, पावर एंड फ्यूल का कुछ एक्सपेंस भी दिया हुआ है। अब नीचे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा, मैं आपको सिखाऊंगा, देखो धीरे धीरे, कोई हड़बड़ी नहीं है। He took a housing loan of 25 lakh for the reconstruction on 1/4/2025। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन द हाउसिंग लोन सर, हाउसिंग लोन सर पूरे घर का है सर। फ्रॉम 1 April to 30 September 2025 was 1,20,000 and for the period of 1/10/2025 to 30 June 2026, 30 March is 1 lakh। ठीक है। अब देखो, इंटरेस्ट में वो आपको घुमाने की कोशिश कर रहा है। एक बात तो समझो सर, हमारा प्रीवियस ईयर क्या है सर, 25-26, ये क्लियर है हमको। 25-26 भाई हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हो गया था सर, 30 सितंबर 2025 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। तो इसके पहले वाला फाइनेंशियल ईयर क्या है सर, 24-25। सर उसकी लास्ट डेट क्या है सर, सर उसकी लास्ट डेट है 31 मार्च 2025। यहां तक हमारा प्री का पीरियड खत्म हो गया। और सर हम तो सर रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट ही 1 अप्रैल को किए सर। तो जितना भी इंटरेस्ट है, कितना इंटरेस्ट हो गया सर, एक तो कहाँ गया ये, 1,20,000 एंड 1 लाख, मतलब टोटल 2,20,000 का इंटरेस्ट है सर। टोटल 2,20,000 का इंटरेस्ट है। अभी जो पूरा 2,20,000 का इंटरेस्ट है, क्वेश्चन ये हो रहा है सर कि क्या ये पूरा 2,20,000 का इंटरेस्ट हमें मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। क्वेश्चन तो यही है सर। ठीक। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं सर, आप पूरा इंटरेस्ट कैसे लोगे सर, पूरा इंटरेस्ट नहीं ले पाओगे सर। क्यों? क्योंकि घर के दो हिस्से हैं सर, फर्स्ट फ्लोर एंड ग्राउंड फ्लोर, दो है ना सर। तो इसको डिवाइड बाय 2 कर लेंगे सर। ये बात समझ आ रही सर? तो एक फ्लोर का कितना मिलेगा, 1,10,000। एंड मैं एक एज ए स्टूडेंट यहां पर क्या करूंगा, लिख के रख लूंगा कि भैया 115 बीएसी में इसका इंपैक्ट है। कैसे, सिखाता हूं, देखो 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 सिखाता हूं। रेंट, यहाँ पर सर म्युनिसिपल टैक्स माइनस होता है, फिर ये म्युनिसिपल टैक्स माइनस होने के बाद सर आता है मेरा NAV, इसको प्यार से हम GAV बोल सकते हैं सर। -30% करूंगा सर, माइनस इंटरेस्ट करूंगा सर। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्लीज एग्जाम में शॉर्ट में मत लिखना। तो इंटरेस्ट सर यहाँ पर लिखूंगा मैं 1,10,000। फिर ध्यान देना सर, फिर मैं लिखूंगा सर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है मेरे पास, उसकी NAV निल है सर। ठीक है, और माइनस करूंगा सर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना सर, 1,10,000 सर। ठीक है, अब बात ध्यान देना सर, ये इंटरेस्ट माइनस करूंगा, इस इंटरेस्ट के चकल्लस में क्या हो रहा है, हाँ, इस इंटरेस्ट के चकल्लस में 1,10,000 का लॉस आ जाएगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ध्यान रहेगा सर। अब मैं जब क्या करता हूं, मैं एग्जाम में पेंसिल वेंसिल किसी से भी यहां लिख लेता हूं कि भैया इसका 115 BAC में इंपैक्ट है, ताकि भूलू ना, क्योंकि 115 BAC में सेल्फ ऑक्यूपाइड का इंटरेस्ट नहीं मिलता। ठीक है, तो ये माइनस होगा, इसके आगे कहां बढ़ गया मैं, ठीक है, और नीचे। ड्यूरिंग द ईयर ही ऑल्सो पेड अ म्युनिसिपल टैक्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 5,000 एंड 25-26 5,000। ठीक है, तो म्युनिसिपल टैक्स इसने कितना पे किया, 10,000। म्युनिसिपल टैक्स अगर 2-3 सालों का भी एक साथ पेड होता है तो भी मिल जाता है सर 10,000, पर ये पूरे घर का है तो हमें सर लेट आउट वाले का मिलेगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले का नहीं मिलेगा। तो लेट आउट वाली कहाँ गई प्रॉपर्टी, यहाँ पर, ये रही सर। 5,000 माइनस कर लेंगे तो सर ये 2,35,000 आ जाएगा। अब इसका 30%, 2,35,000। ठीक, इसका 30% सर 7,500 आ जाएगा सर। तो ये माइनस कर लेते हैं पूरा, माइनस 1,10,000 सर। ये आ जाएगा सर, अलग कलर यूज कर लेता हूँ, 54,500। ये इनकम आ जाएगी सर मेरी। ठीक है, लेट आउट वाले प्रॉपर्टी की इनकम 54,500। अब एक स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन, सर क्या ये दोनों आपस में एडजस्ट हो सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं हो सकते। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन, सर नॉर्मल में तो हो जाते हैं, सर क्या 115 BAC में भी हो जाएंगे? हाँ मेरे भाई, अपन दूसरे हेड में ले जाके एडजस्ट नहीं कर सकते, पर उसी हेड में तो कर सकता हूँ ना। मैं तो उसी हेड में बैठा हूँ, अभी तो IHP में ही हूँ, IHP से बाहर तो मैं कहीं गया ही नहीं ना, तो उसी हेड में तो एडजस्ट कर सकता हूँ। तो -1,10,000 सर। तो सर ये माइनस करने के बाद
हमारा आउटर कॉलम में क्या आ जाएगा सर? आउटर कॉलम में आएगा 00। समझ आया? ठीक है। और ये लॉस है, थोड़ा ध्यान देना सर, ये लॉस है, आपस में एडजस्ट किया मैंने और उसके बाद लॉस को, नेट अमाउंट को बाहर डाल दिया। क्लियर? ऐसे साथ साथ चीजें एक एक करते जाया करो, बहुत अच्छी क्लैरिटी से बनते हैं क्वेश्चंस। जहां नहीं समझ आएगा छोड़ के आगे बढ़ लो ना सर। देखो, पढ़ते जाओगे करते जाओगे तो समझ आते जाएगा सर। Convenience expense include a sum of 48,000 incurred for the convenience from house to True Care Hospital and vice versa in relation to his employment. सर अब पहले तो सर आप एक बात समझो, इसको पीजीवीपी से हटाओ सर, कन्वीनियंस एक्सपेंस को हटाओ। कहाँ गया? इसमें ऐड कर लेते सर। सेकेंड, कन्वीनियंस एक्सपेंस 48,000। अब एक स्टूडेंट मुझे बोला सर कन्वीनियंस एक्सपेंस अपन सैलरी हेड में जाके ऐड नहीं करेंगे? नो सर, क्यों सर? कन्वीनियंस एक्सपेंस एक्सक्लूसिवली फॉर ऑफिशियल पर्पस है, और अगर एक्सक्लूसिवली फॉर ऑफिशियल पर्पस है तो एग्जेम्प्ट है। आई बात समझ? इसीलिए तो सर हमें वर्किंग नोट लिखना चाहिए। हाँ, नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर को क्या पता आप क्या कर रहे हो सर। आई पर्सनली थिंक शुड बी स्मार्ट। ठीक है। इसके बाद कहानी और आगे बढ़ती है सर। पावर एंड फ्यूल चार्जेस इंक्लूड 10,000 इंकर्ड फॉर जनरेटर फ्यूल फॉर प्रोवाइडिंग बैकअप टू द टेनेंट। लो भाई, तो इसको सर ऐड करो और फिर आईयूएस में लेके चलो। तो पावर एंड फ्यूल को लेते हैं, कहाँ गए भाई? तीसरा, पावर एंड फ्यूल सर 10,000, और इसको लेके चलते हैं आईयूएस में सर। एक्सपेंस लिख लेता हूँ सर, क्योंकि ये इनर कॉलम में ही माइनस होगा और 26,000 बाहर जाएगा सर। ठीक है। इसके बाद और आगे बढ़ती है कहानी, चलो। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस इंक्लूड अ सम ऑफ 10,000 पेड एज म्युनिसिपल टैक्स फॉर दिस हाउस। तो फिर अपन क्या करते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऐड कर लेते हैं सर। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 10,000 ऐड। अब एक स्टूडेंट बोला सर इसको आईएचपी में एडजस्ट नहीं करोगे? कर तो लिया भाई, और कितने बार कराएगा मुझसे? ठीक है। क्लिनिकल इक्विपमेंट डिटेल्स आर ओपनिंग डब्ल्यूडीबी ऑफ द इक्विपमेंट दिया हुआ है 5 लाख। फ्रेश परचेज वाज मेड ऑन 28 अगस्त फॉर 75,000 व्हिच वाज पेड इन कैश। नहीं, कैश में नहीं होना चाहिए था ना सर, कैश में नहीं होना चाहिए था सर। क्यों? क्योंकि सर सेक्शन 43(1) पिक्चर में आता है जो बोलता है सर आप 10,000 से ज्यादा कोई भी एसेट परचेज करने के लिए कैश नहीं दे सकते। ये तो 75 दे दिया सर। अगर आप 10,000 से ज्यादा कैश में देते तो वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनता ही नहीं है। तो सर फिर डेप्रिसिएशन में क्या आएगा? सिर्फ 5 लाख, उसका 15% कर लेते हैं सर। कितना आएगा? 75,000। चलो ये लेस में लिखेंगे ना, क्योंकि डेप्रिसिएशन है ना। डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स सर 75,000। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कहाँ पहुंचे कहाँ पहुंच गया मैं? हाँ ये रहा, देखो। ही पेड अ ट्यूशन फीस ऑफ 40,000 फॉर हिज ग्रैंड डॉटर। ओ भाई साहब, पहला क्वेश्चन यही है सर, ये ग्रैंड डॉटर है सर, समझ रहे हो सर? मेरी बेटी नहीं है, मेरी मेरे बेटे की बेटी होगी, ग्रैंड डॉटर सर। तो सर अब अगला क्वेश्चन तो यही आता है सर कि क्या ग्रैंड डॉटर का ट्यूशन फीस एटीसी में हम ले सकते हैं सर? अगर सॉरी एटी में, सॉरी ट्यूशन फीस है ना एटीसी में, सॉरी सर एटीसी में क्या हम ले सकते हैं? तो मैं आपको एटीसी का थोड़ा सा याद दिलाऊं, वहां पर ट्यूशन फीस मैं अपने बच्चे की ले सकता था सर, ग्रैंड डॉटर्स की नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। ध्यान रखना सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। वहां पर फैमिली में कौन कौन आता है ध्यान रखना होगा सर आपको। ठीक है। He availed a loan of 25 lakh from bank for higher education of his son. ठीक है। He repaid principal of 3 lakh and interest of 1,56,000। हाँ, इंटरेस्ट मैंने क्लेम कर लिया सर, इंटरेस्ट में मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है, इंटरेस्ट तो मैंने ले लिया सर। क्या प्रिंसिपल अमाउंट का भी मिलेगा? नो सर, 80E सिर्फ आपको इंटरेस्ट देता है, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं देता है। तो ये मैंने एक एक पॉइंट पढ़े, एक एक पॉइंट पढ़ के ट्रीटमेंट किए। आई थिंक कोई पॉइंट नहीं छूटा है, सब पॉइंट का ट्रीटमेंट हो गया। ठीक है। अब एक खास बात सर, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन दिया हुआ सर, इसको मेरे ख्याल से अपन ऐड कर लिए थे 2,20,000 को।
नहीं किए थे। ये देखो सर, इसीलिए स्टार कर करके मार्क करना, यही फायदेमंद होता है सर। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन सर 2,20,000 सर, जो नीचे अपन इंटरेस्ट लिखे थे सर। और कुछ भूले सर? नजर घुमा लेते सर, क्या दिक्कत है? नजर घुमाने में कौन सा पाप है? नहीं। बाकी सबका तो हमने ट्रीटमेंट कर दिया, बाकी सब हमने कर लिया। चलो अब टोटल करना स्टार्ट करें एंड सब टोटल करेंगे सर। ठीक है, 55,34,000 प्लस 1,56,000 प्लस 48,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 2,20,000। ठीक है, माइनस 10,80,000 माइनस 2,40,000 माइनस 60,000 माइनस 75,000। ये आ रहा है सर 45,23,000 सर। सैलरी में, ओ भाई साहब, सैलरी में अपन चल रहे हैं नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से। नॉर्मल प्रोविजन में 50,000 की डिडक्शन सर, तो आउटर कॉलम में 10,30,000। आईएचपी का तो हमने आउटर कॉलम डाल दिया सर। आईयूएस का आउटर कॉलम सर, ये आ जाएगा 86,000 सर। तो सर ग्रॉस टोटल इनकम कितनी आएगी सर? करना पड़ेगा, पीजीवीपी का तो निकाल लिया था। प्लस 30,000 माइनस 55,500 माइनस 86,000 सर, ये आ रहा है अच्छा, एक अपन ने गड़बड़ कर दी मेरे हिसाब से। एक गड़बड़ कर दी, ओ एक गड़बड़ है सर, एक गड़बड़ हो गई है मेरे को जहां तक क्लिक कर रहा है सर। अपन रिकंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन बार बार पढ़े, पर अपन ये भूल गए कि सर रिकंस्ट्रक्शन के केस में सेल्फ ऑक्यूपाइड में मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट मिलता है सर? 30,000। तो ये अपन ने बवाल किया सर। यहाँ पर जो अपन ने इंटरेस्ट ले लिया है 1,10,000, इसको काटो सर। 1,10,000 कैसे ले लोगे सर? सेल्फ ऑक्यूपाइड का केस है ना सर, रिकंस्ट्रक्शन है सर। 30,000 ही तो मैक्सिमम इंटरेस्ट ले सकते हो, तो बाहर तो इनकम जाएगी सर आपकी। ये अपन ने गड़बड़ किया। तो सर यहाँ पर जो आएगा वो 30,000 का लॉस आ जाएगा, और इसको एडजस्ट करेंगे तो 24,500 की इनकम आएगी सर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा सर? 45,23,000 प्लस 10,30,000 प्लस 24,500 प्लस 86,000। ये आ जाएगा सर 56। कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है? और कुछ तो नहीं बचा ना? एक मिनट, एक पॉइंट और है। ये जो पावर बैकअप में हमने दिया, इस पावर बैकअप वाले को हमने पूरे साल भर का मान लिया, जबकि सर जब प्रॉपर्टी ही रेंट 6 महीने का है तो ये साल भर का कैसे हो सकता है सर? जब हमने किराए ही किसी को 6 महीने के लिए दिया है तो पावर बैकअप चार्जेस भी तो 6 ही महीने का होगा, उसको अपन ने गलती से 12 महीने का मान लिया सर। तो ये 6 होगा, तो ये 18 होगा, तो ये आपका 8,000 आ जाएगा। ठीक है, ये दो छोटी मिस्टेक थी जो अपन ने ध्यान नहीं दी, ये गलती हो सकती है सर आपसे भी। ठीक है, तो ये करते टाइम आप ध्यान रखना सर। तो सर अपना हो जाएगा 45,23,000 प्लस 10,30,000 प्लस 24,500 और एक 86,000। नहीं, 86 क्यों होगा अब? ये 68,000 हो जाएगा। 68,000, तो ये आ जाएगा सर 564,550। ठीक है, ये ध्यान रखना, एक पावर बैकअप वाला ध्यान रखना और एक रिकंस्ट्रक्शन वाला ध्यान रखना। अपन ने रिकंस्ट्रक्शन वाला पॉइंट पढ़ा, बोला, बट वो जब ट्रीटमेंट करने गए तो ध्यान नहीं दिए सर। ठीक है, तो ये ध्यान देना सर, ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है सर। ठीक है, बाकी डिडक्शन में तो 1,56,000 ही आएगा। तो ये आ रहा है सर 54,89,500।
ये आपकी टोटल इनकम, हमें टोटल इनकम बोला था। फिर अगर मैं 115 बीएससी के हिसाब से बनाऊं तो मैं चालू ही करूंगा ग्रॉस टोटल इनकम से, क्योंकि डिडक्शन तो मिलती नहीं है सर। 564550, इसमें क्या करूंगा मैं, सबसे पहले ऐड कर लूँ। अबे सबसे पहले मैं ऐड करूंगा कौन सा सर, साइंटिफिक रिसर्च का जो आपने क्लेम किया है सर, देखो ना साइंटिफिक रिसर्च है जो आपने क्लेम किया है, ये रहा है देखो 1,50,000, ये नहीं मिलेगा सर। साइंटिफिक रिसर्च 1,50,000 नहीं मिलता, रेवेन्यू और कैपिटल मिलते हैं सर, याद रखना, रेवेन्यू और कैपिटल मिलते हैं, ये साइंटिफिक रिसर्च नहीं मिलेगा। ठीक है, सैलरी, सैलरी का स्टैंडर्ड डिडक्शन सर 25,000, ये माइनस कर लो सर। सर इंटरेस्ट सर, आईएचपी का इंटरेस्ट ना अपन ने क्लेम कर लिया है सर, आईएचपी का तो इंटरेस्ट अपन ने क्लेम किया है, तो वो क्लेम जो 30,000 का इंटरेस्ट क्लेम किए हैं वो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला इंटरेस्ट सर। ठीक है, तो ये 3 एडजस्टमेंट करना पड़ेगा सर, प्लस 1,50,000 माइनस 25,000 प्लस 30,000, ये आ जाएगा सर 56, सेम ही आ रहा है। 564550, यही आ रहा है, नाइस। नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ होगा, ये मैं कैसे कर रहा हूँ, 564550 प्लस 1,50,000 माइनस 25,000 प्लस 30,000 सर, ये क्या हो रहा है, ये मैं कैसे ऐड कर दिया था सर, ये आ रहा है 58,00500। ठीक है, ये आपका टोटल इनकम। तो मेरे हिसाब से जहां 2 पॉइंट पे मेरे को ध्यान रखने वाली बात लगी, एक ये था सर, ये रिकंस्ट्रक्शन वाला, और ये मैंने गलती से 12 महीने का ले लिया था, 6 मंथ्स का लेना था सर इसको, क्योंकि सर आपने 6 मंथ्स ही प्रॉपर्टी लेट आउट करी तो 12 महीने का कैसे लोगे सर। ठीक है, ये 2 छोटी सी चीज अगर आप ध्यान रखो तो मस्त था क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छी प्रैक्टिस थी सर। समझ आया प्रोसेस क्या है सॉल्व करने का। देखो क्लैरिकल एरर अलग चीज है, प्रोसेस क्लियर होना चाहिए कि किस टाइप से हो रहा है सर। अगर आपका ये प्रोसेस क्लियर है तो डेफिनेटली आपको बहुत मजा आएगा सर क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये अपन ने कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के बड़े क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। अब आगे क्वेश्चन करते, देखो देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है, पहले कभी भी नीचे आके क्वेश्चन पढ़ा करो, हमसे क्या बोलते हैं, कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ध्रुव फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27 अंडर ऑप्शनल टैक्स रिजिम, मतलब नॉर्मल प्रोविजन। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहे हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक है, ध्रुव एन इंडियन सिटीजन एज 32 ईयर्स, अ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर सर्विंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एक मिनट, एक मिनट, इंडियन सिटीजन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर है, लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में बैठ रहे सर, ड्यू टू ट्रांसफर टू हाई कमीशन ऑफ यूके, एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया से बाहर गया, गवर्नमेंट ऑफिसर है। थोड़ा सा ध्यान आ रहा है, इसकी सिर्फ सैलरी टैक्सेबल होती है सर, ये सब जो इसको अलाउंसेस मिलते हैं ये टैक्सेबल नहीं होते सर, सिर्फ सैलरी टैक्सेबल है। गवर्नमेंट तो टोटल इनकम निकालने बोला सर। ठीक, he did not visit India at any time during the previous year। ओ भाई साहब, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉन रेसिडेंट हो गया सर। ठीक है, तो हमें तो सिर्फ टोटल इनकम बोला, तो सर 20 लाख ले लेंगे, सैलरी टैक्सेबल, अलाउंसेस टैक्सेबल नहीं है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इन एसबीआई सर, ये टैक्सेबल है सर, ऐड कर लो। पर आपको एक चीज याद आनी चाहिए सर, डिडक्शन ले सकते हैं सर हम, 80 में 10,000 का डिडक्शन ले सकते हैं सर, ये ध्यान आना चाहिए सर, क्योंकि एज 32 ईयर्स है सर। ठीक है, फिर अच्छा, फिर सर स्टूडेंट मुझे ये भी बोल सकते थे, नहीं ठीक है, कोई नहीं बोलेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन, इंडियन कंपनी के शेयर है सर, इनकम कहाँ एक्रू हुई, इंडिया में सर। डिविडेंड फ्रॉम पीपी लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी सर, इनकम कहाँ एक्रू, इंडिया में। रेंट फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन लंदन डिपॉजिटेड इन अ बैंक इन लंदन, लेटर ऑन रेमिटेड इन इंडिया थ्रू एन अप्रूव बैंकिंग चैनल। अपन ने क्या सीखा था सर, अगर कोई नॉन रेसिडेंट है जिसकी इनकम एक्रू या डीम टू एक्रू राइज आउटसाइड इंडिया हो रही है, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया हो रही है, तो उस केस में फ्रॉम एनी अदर सोर्स हो रही है, तो उस केस में नॉन रेसिडेंट के हाथ में इसकी टैक्सेबिलिटी नहीं आती है, नहीं आती, नॉन रेसिडेंट के हाथ में इसकी टैक्सेबिलिटी नहीं आती है। बात समझ आई।
क्लियर हुआ? फ्रॉम एनी अदर पर्पस, मैंने अपने कॉम्पैक्ट में भी, समरी बुक में भी ये सिखाया है सर। अगर एक नॉन रेजिडेंट फ्रॉम एनी अदर पर्पस इंडिया के बाहर से इनकम कमा रहा है और रिसीव भी बाहर हो रही है, तो वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होती। ठीक है? तो सर, अच्छा मेरा एक आप लोगों से क्वेश्चन, मैं क्यों नहीं क्वेश्चन कर सकता आपसे? मेरा क्वेश्चन ये है सर, AT-TETA की डिडक्शन क्या नॉन रेसिडेंट को मिलती है कि नहीं? मेरा ये आपसे क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे सर। ठीक है? तो सर मैं तो अभी एक बार के लिए ऐड कर लेता हूँ सर, 20 लाख प्लस 1 लाख माइनस 10,000 प्लस 2 लाख प्लस 50,000, तो ये सर आ रहा है 23,40,000 सर। ये इसकी टोटल इनकम। समझ आई कहानी सर? आई होप क्लियर हुआ होगा। बट मेरा तो आपसे क्वेश्चन है और आप ये क्वेश्चन का मुझे आंसर देंगे सर। ये 10,000 जो हमने दिया है एनआर को, क्या एनआर को मिलता है कि नहीं, कमेंट करके आप बताएंगे सर। ठीक है? उसके बाद देखो सर, आपसे टीडीएस टीसीएस की कहानी पूछ रहे हैं। क्या कहानी? देखो सर, एक्स लिमिटेड पेड अ रेंट ऑफ 75,000 पर मंथ, 18% जीएसटी भी है। ठीक है? टू मिस्टर राजा फॉर द ऑफिस प्रोमाइसेस फ्रॉम 1/4/2025 टू 31st March 2026। मिस्टर राजा has furnished his pen and also find the return of income before due date। सर एक स्टूडेंट को एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि सर ये 194 आई में कवर हो जाएगा। सर आई भी नहीं जाएगा? नो सर। टीडीएस काटने वाला कौन है सर? कंपनी है सर। तो आई में बैठो, पहली चीज। दूसरी बात सर, आपको ये चीज अच्छे से सीखनी चाहिए कि सर इसमें अमेंडमेंट हुआ है, और अमेंडमेंट होके ना सर ये लिमिट कितनी हो गई है? 50,000 हो गई है। भले ही यहाँ रेंट 75 है, ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो वैसे ही अलग से दिख रहा है एक्सीडेड है, बट दिमाग में तो आना चाहिए ना सर, 50,000 से एक्सीड कर गई है सर। सर जीएसटी कंपोनेंट पे टीडीएस होता है? नो सर। तो सर 75,000 इंटू 12 कितना आएगा सर? 9 लाख। टीडीएस का रेट क्या है सर? हमने ऑफिस प्रीमाइसेस दिए सर, लैंड और बिल्डिंग दिए, तो टीडीएस का रेट 10%, मतलब 90K का टीडीएस हो जाएगा। समझ आया? आगे देखो, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड सेल 2 कार्स टू शिप्रा कॉस्टिंग 4 लाख। 4 लाख हटाओ सर, 206C1F है सर टीसीएस का, जो ये बोलता है कि 10 लाख से अगर ऊपर की कार है तो 1% टीसीएस है। तो ये जो 12 लाख की कार है ना, इसमें 1% टीसीएस कर लो, बट वो 4 लाख वाली कार में टीसीएस नहीं होगा सर। है समझ? आई होप क्लियर हो रहे होंगे सर। बहुत अच्छे से मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहा हूँ सर, बहुत धीरे धीरे, ताकि कहीं कंफ्यूजन ना हो, स्टूडेंट के दिमाग में क्रिस्टल क्लैरिटी रहे सर। आगे देखो, थर्ड क्वेश्चन देखो, पहले नीचे आके पढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं थर्ड वाले में? कंप्यूट द कैपिटल गेन बोला है सर, आपको टैक्स निकालने नहीं बोला है। ठीक है? और देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो, मिस्टर शिवम इज अ प्रोप्राइटर ऑफ स्टार स्टोर हैविंग 2 यूनिट्स। ठीक है? ऑन 1/4/2025 ही ट्रांसफर्ड यूनिट 2 स्टार्टेड ऑन 2014-15। पहले तो ये ध्यान दो सर, ये सेक्शन 50B की कहानी है, स्लम सेल की कहानी है सर। सर इसका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए हम 36 मंथ्स देखते हैं। ये कुछ बेसिक बातें जो मैंने आपको याद दिलाई सर। ठीक है? बाय द स्लम सेल फॉर अ टोटल कंसिडरेशन ऑफ 18 लाख। ठीक है? प्रोफेशनल फीस एंड ब्रोकरेज पेड फॉर दिस वाज 78,000। ठीक है? तो ये मेरा सेल कंसिडरेशन हो जाएगा, ये मेरा एक्सपेंस हो जाएगा सर। द बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2025 इज एज अंडर सर। ठीक है? तो हमें यूनिट 1 से तो कोई मतलब नहीं है, यूनिट 2 से बस मतलब है सर। ठीक है? और नीचे देखते हैं सर, लैंड ऑफ यूनिट 2 वॉज परचेस्ड। एक मिनट, अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो सर कि सर सेल कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंस। सेल कंसिडरेशन हमने देखा सर ऊपर 18 लाख है, हाँ 18 लाख, एक्सपेंस 78,000 सर। ठीक है? और उसके बाद जो ये मेरा नेट सेल कंसिडरेशन आया, इसमें माइनस करूंगा मैं नेटवर्थ। सर नेटवर्थ हमें निकालनी पड़ती है सर। ठीक है? और नेटवर्थ के लिए एक एक की मेहनत है सर, आओ देखते जाते हैं। पहला लैंड है, लैंड के लिए इसने बोला सर कि लैंड ऑफ यूनिट 2 वाज परचेज एट 5 लाख इन द ईयर 2014 एंड रीवैल्यूड एट 7,50,000। तो सर रीवैल्यूएशन तो हम पूरे इनकम टैक्स के लिए इग्नोर करते हैं, तो लैंड की वैल्यू कितनी लेंगे सर? 5 लाख। ठीक है? नेक्स्ट, लैंड के बाद कौन सी एसेट है? फर्नीचर।
फर्नीचर से नीचे कुछ रिलेटेड होगा तो देख लेंगे। नो इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ एनी एसेट इज कंसिडर्ड इन द ट्रांसफर डीड, ठीक है। पेटेंट वाज एक्वायर्ड ऑन 1/1/12/2023 ऑन विच नो डेप्रिसिएशन हैज बीन प्रोवाइडेड। सर पेटेंट पे तो डेप्रिसिएशन लगाना पड़ जाएगा आपको। और भाई पेटेंट ढूंढते ऊपर होगा कहीं ना कहीं, ये रहा 7,25,000 और इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा सर। जैसे यहाँ लगा दूँ 7,25,000 माइनस 25%, उसका भी 50% सर पहले साल माइनस करेंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसमें फिर माइनस करेंगे 25% सर। क्यों सर? क्योंकि सर पेटेंट पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 2 साल की कहानी है सर, एक 23-24 का लगेगा और एक 24-25 का, 2 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा सर पेटेंट में। तो करते हैं सर 7,25,000 इंटू 25%, उसका भी 50% सर, माइनस 7,25,000, ठीक है। लिख लेता हूँ इसको 634,375 सर, ठीक है। अब इसका 25% सर माइनस 25% करने के बाद कितना आ रहा है सर? ये माइनस करने के बाद आ रहा है 4,7,5,7,8,1 कर लो, राउंड फिगर ही रहने देते हैं सर। फर्नीचर ऑफ यूनिट 2 5 लाख वॉज परचेज ऑन 1/12/2024। फिर इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा सर 24-25 का सर, 1 साल का डेप्रिसिएशन सर, ऑन विथ नो डेप्रिसिएशन हैज बीन प्रोवाइडेड। तो 5 लाख का फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन 10%, उसका भी 50%, तो 5% डेप्रिसिएशन। तो 25,000 का डेप्रिसिएशन माइनस कर लोगे तो आ जाएगा 4,75,000 सर फर्नीचर का, ठीक है। तो सर हमने फर्नीचर का देख लिया, पेटेंट का देख लिया, डेटर बचे सर, डेटर्स 3,50,000 सर। अब जिन चीजों का करंट वैल्यू नहीं देता उसका अपन क्या लेते हैं? बुक वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ स्लम सेल ऑफ यूनिट 2 इज, ओ भाई साहब ये तो हमारे साथ स्कैम कर दिए सर। सर हम क्या पढ़ के आए हैं सर? जितना सेल कंसिडरेशन है या फेयर मार्केट वैल्यू, दोनों में विचएवर इज हायर लेते हैं सर। तो ये हम 18 लाख जो लिए, ये 18,10,000 होगा। अच्छा हुआ नेट सेल कंसिडरेशन नहीं लिखा था मैं। माइनस 78,000 सर, ये आ जाएगा 17,32,000 सर। ये स्कैम कर दिए थे लास्ट लाइन में देखे, ठीक है। बाकी और कुछ बच्चा? हाँ सर, इसमें लाइबिलिटीज माइनस होगी सर। लाइबिलिटी में क्या क्या आएगा? अनसिक्योर्ड लोन दिया हुआ है 30% फॉर यूनिट 2, इसका 30% मतलब कितना हो जाएगा? 1,20,000 सर। अनसिक्योर्ड लोन 1,20,000 सर, ये माइनस कर लो सर। नेक्स्ट है सर ट्रेड क्रेडिटर दिया हुआ है 90,000 सर, 4,50,000 का 20%। ट्रेड क्रेडिटर सर 90,000 माइनस कर लो सर। नेक्स्ट बैंक लोन दिया हुआ 70% फॉर यूनिट 1, तो 30% फॉर यूनिट 2, तो 8,50,000 का 30% सर, 2,55,000 सर। बैंक लोन 2,55,000 सर, इसको माइनस कर लो। ये कितना आएगा यार? प्लस माइनस करना पड़ेगा। 5 लाख प्लस 4,75,000 प्लस 4,75,781 प्लस 3,50,000 माइनस 1,20,000 माइनस 90,000 माइनस 2,55,000 सर। तो ये मेरा आ रहा है सर पूरा प्लस माइनस करने के बाद 133, लिखो इसको 133,5781 सर, ठीक है। तो ये माइनस कर लेंगे, इसको माइनस करेंगे 70,32,000 से, तो ये आ जाएगा सर 369,219 सर। इतने का हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा सर। समझ आई कहानी? इतने का हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। राउंड फिगर में कुछ इधर उधर हो सकता है, बाकी तो आंसर यही होगा सर। बात समझ आई? क्लियर हुआ सबको? क्रिस्टल क्लियर है सर? पक्का ना? ठीक है। From the following, calculate taxable amount under the proper head of income for the financial year 25-26 of Mr. Lalit, who is resident and 56-year-old. He is paying tax under, ओ भाई साहब, डिफॉल्ट टैक्स रिटर्न। टैक्सेबल अमाउंट बताना है, प्रॉपर हेड में बताना है सर। 56-year-old है सर, ठीक है, ध्यान रखना सर। डिविडेंड दिया हुआ सर, इसको हम कहाँ लेके जाते हैं सर? IUS में लेके जाते हैं सर, पर ये पूरा नहीं है, ऐसे नहीं जाता सर। डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 करते हैं सर, तो ये ना IUS में 50,000 जाएगा सर,
ठीक है। advance forfeited amount to rupees 1 lakh as the negotiation of the transfer of capital asset did not result in transfer of capital asset। तो सर ये भी आईयूएस में जाएगा सर। हमने सीखा है सर कि एडवांस मनी फोरफिटेड ऑन एंड आफ्टर 1/4/2014 आईयूएस में जाता है सर। ठीक है। कैश गिफ्ट रिसीव फ्रॉम नॉन रिलेटिव ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ सन, खुद की शादी में मिलता तो एग्जाम था, मैरिज मेरे बेटे की शादी में मिल रहा है तो सर आईयूएस में जाएगा सर 51,000 सर। ठीक है। ये भी टैक्सेबल है सर 1 लाख। ठीक है। नेक्स्ट, ही रिसीव 99,000 एज पेंशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर ऑफ द डिजीज वाइफ। ठीक है। इसकी वाइफ पहले मरी, उसके एम्प्लॉयर से 99,000 मिला। तो सर हम सीख क्या है सर, इसका 1/3 कर लो, और सर हम डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में चल रहे हैं तो 25,000 तक की एग्जेम्पशन है सर। तो 99,000 इसका डिवाइड बाय 3 किया तो 33,000 सर। दोनों में विच एवर इज लोअर, लोअर कितना आ जाएगा सर 25,000 लोअर आ जाएगा सर। तो सर आपको मिला कितना है 99, तो 99,000 माइनस 25,000 सर 74,000 टैक्सेबल हो जाएगा, और ये भी कहाँ जाएगा सर आईयूएस में। समझ आया? मेरे हिसाब से तो इजी था क्वेश्चन, मतलब ऐसा कुछ टफ और रॉकेट साइंस नहीं था क्वेश्चन में सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले नीचे आके क्वेश्चन पढ़ो सर क्या बोल रहा है। कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर शशांक फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27 अंडर ऑप्शनल टैक्स रेजिम, मतलब नॉर्मल प्रोविजन से चलना है सर। ठीक है। देखो, मिस्टर शशांक एज 67 ईयर इज रिटायर्ड फ्रॉम द पीएसयू, ही रिसाइड्स इन उज्जैन। एक मिनट, एज काम किए सर। ठीक है। ही प्रोवाइडेड द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ इनकम एंड सर्टेन पेमेंट एंड इन्वेस्टमेंट फॉर द प्रीवियस ईयर 25-26। पेंशन इनकम दी हुई है, इसको सैलरी हेड में डाल देंगे अपन, और इसमें माइनस करेंगे सर 50,000 सर। तो ये आ जाएगा 7,30,000 सर। काम करते हैं ना, लिख लेते हैं सर 7,30,000 सैलरी से। इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट दिया हुआ है सर, आईयूएस की इनकम दी हुई है सर 2,35,000 सर। एफडी से मिला है ना, तो नीचे आके डिडक्शन भी क्लेम कर लो सर। डिडक्शन सर 80 सर 50,000 का मिल जाएगा सर। ठीक है। क्योंकि सर एज देखो ना 67 ईयर है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पेड बाय, प्रीमियम पेड बाय चेक 25,500। अच्छा, मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, चलो लेट्स सी कितने लोग कमेंट करके आंसर कर पाते हैं। सर अगर मैं ये कैश में पे करूंगा तो चलेगा कि, बस इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है, नीचे कमेंट करके बताना सर। For the insurance of his life, the insurance policy was taken on 8/9/2020 and the sum assured is 2,50,000। सर इसका 10% ले सकते हैं सर हम, 80C में सर 25,000 सर। ठीक है। प्रीमियम ऑफ 36,000 was paid by check 80D। क्वेश्चन इसको कैश में कर सकते हैं कि नहीं सर? कितने मजे लेने में मजा आता है मेरे को सर। कैश में इसको कर सकते हैं कि नहीं सर, बताना सर। ठीक है। वाइफ हु इज अ सीनियर सिटीजन, ठीक है भाई 36 पूरा मिल जाएगा 80D में सर। एंड 3,500 पेड इन कैश फॉर द प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एंड 4,500 पेड थ्रू चेक फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ऑफ हिज मदर। सर मेरा और मेरी मम्मी का दोनों का मिला के सर मैक्सिमम कितना मिलता है 5,000 मिलता है सर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का। तो 80D में सर अपन 41,000 क्लेम कर सकते हैं सर। Paid an interest of 9,500 on loan taken from bank for MBA course pursued through by his daughter sir। तो ये 80E में क्लेम कर लेते हैं सर। 80E 9,500 सर। ठीक है। A sum of 95,000 was donated by check to an institution approved for the purpose of section 80G। अरे बाप रे, for promoting family planning। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, बहुत मेहनत कराएगा ये हमसे सर। 80G 100%, अभी ये क्या हो गया 1,000 क्या होता है सर? 80G सर 100% क्वालिफाइंग लिमिट निकालना पड़ेगा, आप समझ नहीं रहे हो। एंड 20,000 कॉन्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स पीएम केयर फंड, ये भी 80G में है, 100% है, ये विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट है। अरे भगवान, क्वेश्चन में मेहनत कराएगा सर हमसे। चलो तो एक तो 80G लिख लेता हूँ सर। एक 80G मेरा 20,000 तो कन्फर्म्ड है, बट एक और जो 80G है
ये प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग वाला, प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग वाला, इसकी मेहनत करना पड़ जाएगा, अपन को पूरी मेहनत करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखो सर, 7,30,000 प्लस 2,35,000 सर, ये आ रहा है 9,65,000। ये आपकी क्रॉस टोटल इनकम सर, माइनस अदर डिडक्शन, ठीक है, अदर डिडक्शन अदर देन सर एटीजी, एटीजी के अलावा बाकी डिडक्शन अपन इसमें से माइनस करेंगे। पहले तो सब डिडक्शन बाकी ऐड कर लेते सर, ये वाली है देखो सर, ये सब ऐड कर लेते हैं। 50,000 प्लस 25,000 प्लस 41,000 प्लस 9,500 सर, कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है, अरे बाप रे ये फिगर भी कुछ अजीब है, 12,55,000 सर, ये माइनस करो, माइनस 9,65,000, ये आ रहा है सर 8,39,500 सर, इसका 10%, ये तो एडजस्टेड टोटल इनकम आई है सर, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम आई है, ठीक है, इसका 10% 8,39,500 सर, ये हमारी क्वालिफाइंग लिमिट आई है सर। और हमने कितना कंट्रीब्यूट किया, मेरे ख्याल से 95,000 कंट्रीब्यूट किया। ए भाई भगवान, सर हमारी तो क्वालिफाइंग लिमिट ही कितनी है सर, 8,39,500, तो ये तो मिलेगा ही नहीं 95। हमें कितना मिलेगा सर, जितनी हमारी क्वालिफाइंग लिमिट है उससे ज्यादा हम क्लेम कर ही नहीं सकते। ये ध्यान रहेगा ना सर, क्वालिफाइंग लिमिट निकालते टाइम एटीजी के अलावा बाकी डिडक्शन हम माइनस करते हैं और फिर क्वालिफाइंग लिमिट निकालते हैं। समझ आया, एकदम सिंपल, धीरे धीरे मैं आपको करके सिखा रहा हूँ सर, ऐसे ही करते मेरे क्वेश्चन बैंक से करो सर, इतने क्वेश्चन है भगवान, इतने क्वेश्चन है उसमें, ठीक है। तो अब टोटल इनकम आ जाएगी सर, कर लेते हैं, ये तो निकाल के बैठा हूं मैं, इसमें 10% ही तो बस माइनस करना रहेगा, तो माइनस 8,39,500, इसको माइनस कर देता हूँ सर, तो मेरी टोटल इनकम आ जाएगी सर। और इसमें 20,000 और माइनस कर लेता हूँ, ये 20,000 ये वाला ना, ये भी माइनस करना है, तो ये दो अमाउंट बस इससे माइनस कर लिया सर, ये वाली जो ऊपर, अबे ये वाली जो ऊपर अमाउंट निकाला था ना सर, इससे माइनस कर लिया, तो मेरा टोटल इनकम जो है वो आ रहा है सर 7,355,550, ये मेरी टोटल इनकम आ गई सर, एटीजी की डिडक्शन माइनस कर लिया बस। समझ आया, इजी था क्वेश्चन, इससे ज्यादा टफ तो मतलब मेरी बुक में है सर, क्वेश्चन बैंक में जो मैंने शेयर किया ड्राइव में सर, इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन है सर। आगे देखो, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन वेदर दिस पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू फाइल देयर रिटर्न ऑफ इनकम और लॉसेस, ठीक है, आपको बताना है कि सर उनको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है इफ देयर टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, ठीक है। मेरे हिसाब से यार ये थ्योरी क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट थ्योरी क्वेश्चन तो रिटर्न वाले खुद करा करो, ये थ्योरी वाले क्वेश्चंस खुद क्या करो सर। देखो क्या बोल रहे हैं, मिस्टर दिलीप सेविंग बैंक अकाउंट एसबीआई एचडीएफसी एंड अ करेंट बैंक इन एक्सिस बैंक विच हैज ओपनिंग बैलेंस ऑफ 20, 10, 30 respectively. He deposited 40 lakh, 25 lakh, 75 lakh, बाप रे बाप। सर करंट अकाउंट से निकाला कितना है, 30 नहीं, डाला कितना है, 30, 20, 60, ठीक, और डिपॉजिटेड इन सर सेविंग अकाउंट, नहीं सेविंग अकाउंट में 60 है, अरे यार ये क्या किया है, हाँ सेविंग अकाउंट में 60 है और करंट अकाउंट में देखो सर 40, 25, 75, कितना हो जाएगा ये, 40 प्लस 25 प्लस 75 सर 140 हो जाएगा सर। रिटर्न वाला चैप्टर जाके देखना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, रिटर्न वाले चैप्टर में यही तो अमेंडमेंट, और मेरे हिसाब से स्टूडेंट को देखना, इस बार का नहीं है, इस बार का नहीं है, इस बार का नहीं है, लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट का है सर अमेंडमेंट, जरूर जाके देखना कि सर करंट अकाउंट में कितना डिपॉजिट करते हैं या सेविंग अकाउंट में कितना डिपॉजिट करते हैं तो हमें रिटर्न फाइल करना पड़ता है, भले ही हमारी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से एक्सीड नहीं करती। ये आप लोग एक बार देखेंगे सर, ये लोग कैश विड्रॉ भी देख रहे हो सर, बाप रे बाप, ठीक है, ये आप देखेंगे सर। इसके बाद एक क्वेश्चन और है थ्योरी, मेरे हिसाब से आप ये थ्योरी वाले क्वेश्चंस करा करो। इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है सर कि वो रिटर्न फाइल किया, रिटर्न फाइल करते टाइम सर इंटरेस्ट की डिडक्शन क्लेम करना भूल गया, अब बाद में उसको पता चला अरे यार मेरे से तो गलती हो गई, अब वो बोल रहा है सर कि मैं 21 मार्च को रिटर्न डालना चाहता हूँ
और क्या बोलते हैं रिवाइज करना चाहता हूँ, तो मैंने बोला नहीं भाई, रिटर्न रिवाइज करने का टाइम लास्ट 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर होता है, उसके बाद तो रिटर्न रिवाइज नहीं कर सकता। तो यहाँ पर तो डिडक्शन रिवाइज मतलब क्लेम नहीं कर पाएगा, यहाँ पर क्लेम कर सकता है रिटर्न रिवाइज करके सर। ठीक है, ये आप एक बार रीड करोगे तो भी समझ आ जाएगा। ये इनकम टैक्स वाला पार्ट हमने कंप्लीट किया। चलो जीएसटी वाला पार्ट करेंगे। देखो चलो जीएसटी वाला पार्ट भी देखे भाई, क्या है केस सिनेरियो। केस सिनेरियो में मैंने सिखाया था ना सर आपको, सबसे पहले अपन को नीचे क्या करना है, आके क्वेश्चन पढ़ना है सर। आपसे इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पूछ रहा है मिस्टर व्यांश की। ठीक है भाई, व्यांश कैन इशू अ रिवाइज टैक्स इनवॉइस टिल, तो रिवाइज टैक्स इनवॉइस बताना है सर। आईटीसी की कहानी बतानी है सर। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई भी बताना है सर, व्यांश ने जो वेदांत को दिया है सर। एंड व्हाट इज द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ जुलाई मंथ इफ व्यांश इज पेइंग टैक्स अंडर 10 टू ए। एक मिनट, एक मिनट, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ये एग्जैक्ट सेम केस सिनेरियो, सेम नाम चेंज किया भाई साहब, नाम चेंज किया, बाकी ये केस सिनेरियो एग्जैक्टली सेम है सर। कहां पर सेम है, अरे भैया टॉप 50 केस सिनेरियोस डाले मैंने जीएसटी के, जाके देख लो, एग्जैक्ट सेम है भाई। नाम चेंज कर दिया बस, व्यांश हो गया और वेदांत आ गया, बाकी सब सेम है। मतलब मेरे को आंसर तक याद है सर, अभी तो सॉल्व करा के अपलोड किया मैंने। चलो देखो, व्यांश started an interior designing practice for the month of January. His turnover up to the month of March was 12,50,000. On 30 June, his turnover exceed 20 lakh. ठीक है, and reached 20 lakh 5,000. व्यांश applied for GST registration. सर्विस वाला है सर, कितने दिन के अंदर अप्लाई कर लिया, 15 डेज में अप्लाई कर लिया। क्या विद इन 30 डेज अप्लाई किया, हाँ सर। तो इसकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगी, 30 जून, जिस दिन ये लायबल टू रजिस्टर था। पहला आंसर मिल गया। नेक्स्ट देखो, on 16 July he entered into a contract for designing the plant of Mr. Yuan. The service was completed on 22nd July. Mr. Vyansh issued the invoice on the same day for 6 lakh. ठीक है, on 5th July Mr. Vyansh purchased capital goods amounted to rupees 4,50,000 and from 25th July to 31st July he availed input services of 1,75,000 in relation to the output services टू बी प्रोवाइडेड इन द मंथ ऑफ अगस्त। ठीक है भैया, देखो ये अवेल किया, ये परचेस किया, तो ये दोनों क्रेडिट की कहानी। टैक्स का रेट कितना है सर, 99 दिया हुआ है, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। 4,50,000 प्लस 1,75,000 इंटू 9% सर, 56250। सर फिगर तक सेम आ रहा है बब्बा, फिगर तक सेम आ रहा है। रिक्वेस्ट है स्टूडेंट से, प्लीज ये सिनेरियो इतनी मेहनत से मैंने अपलोड किया है, प्लीज देख लेना। मिस्टर व्यांश कैन इशू रिवाइज टैक्स इनवॉइस, ये तो बचपन में पढ़े थे सर। रिवाइज टैक्स इनवॉइस कब तक इशू कर सकता है सर, वेरी सिंपल, जिस दिन इसको आरसी मिल गया सर, यहां से सर 1 मंथ का टाइम पीरियड है सर, यहां तक इसको, मतलब फिर 25 जुलाई है ना, तो 25 जुलाई के बाद 25 अगस्त सर, यहां तक इसको रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करना है, वेरी सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Okay. On 1st August, Mr. Vyansh got another contract for interior designer from Mr. Vedant, which he accepted on 2nd August. The service was completed on 6th August and invoice was issued on 7th August. Payment was received on 29th August. तो हमसे क्या चाहता है सर, लो भाई, हमसे क्वेश्चन में क्या था सर, टाइम ऑफ सप्लाई पूछा था सर। वेरी सिंपल सर, एकदम ही सिंपल है सर। सर्विस कंप्लीट हुई 6th अगस्त सर, 7th अगस्त को इनवॉइस बना दिया। क्या 30 डेज के अंदर इनवॉइस बना दिया, हाँ सर। तो सर इनवॉइस और पेमेंट दोनों में विच एवर इज अर्लियर सर, 7th अगस्त सर। कहाँ गया सर, ये 7th अगस्त सर। व्हाट इज द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ जुलाई, व्यांश के बताना ना सर टैक्स लाइबिलिटी। आओ सर देखते हैं सर। तो जुलाई मंथ में तो सर इसने एक ही काम किया था सर, कि सर्विस कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था फॉर डिजाइनिंग द फ्लैट ऑफ मिस्टर युवान फॉर 6 लाख। तो 10 to A है सर, सर्विस वाला है, तो कितना परसेंट सर, 6%। कितना होगा, 36,000 डिवाइड बाय 2 कर लो, 18,000 CGST एंड SGST सर। 10 to A ना, 10 to A सर्विस का होता है ना सर।
एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है सर, सिर्फ नाम चेंज हुआ है। प्लीज मैं जो केस सिनेरियोज आपको प्रोवाइड करता हूँ प्लीज करना सॉल्व, ठीक है। ये भी केस सिनेरियो का है सर, देखो। कामना एंटरप्राइजेस issued invoice pertaining to two independent outward supply where one invoice of which was understated। अंडरस्टेटेड मतलब सर मैंने सामने वाले से कम पैसा लिया। कम पैसा लिया मुझे, मतलब मुझे सामने वाले से पैसा लेना है। लेना है तो डेबिट नोट, देना है तो क्रेडिट नोट। सर ये देखो, देना है, लेना है, लेना है डेबिट नोट, देना है क्रेडिट नोट। तो फर्स्ट और फोर्थ ये ऑप्शन सी हो गया सर, ठीक। आगे बढ़ लेते हैं सर। Mangla Electronic registered in Ahmedabad, Gujarat under GST deals in electronic items like TV, cooler, mobile phones. Due to the festival season, Mangla Electronic took a godown for a period of 6 months near its shop on rent from Moti, unregistered person. Very nice. सर पहले तो क्या लिया, गोडाउन लिया, ठीक है। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग नहीं है सर, अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है ये सर, ठीक। गोडाउन है सर, जो रेंट पे दे रहा है क्या वो अनरजिस्टर्ड है? हाँ सर। सर जो रेसिपिएंट है क्या वो रजिस्टर्ड है? हाँ सर। सर क्या हम आरसीएम का चैप्टर पढ़ें? हाँ सर। सप्लायर अनरजिस्टर्ड, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड, तो उस केस में आरसीएम होता है सर, कमर्शियल प्रॉपर्टी में सर। ये रहा सर, दिस ट्रांजेक्शन नीड टू बी टैक्सेबल अंडर आरसीएम। ये रेंट वेंट के अमाउंट दे के आपको कंफ्यूज कर रहा है, जबरदस्ती का स्कैम है सर, ठीक। नेक्स्ट देखो सर। Vidya Limited had its registered office under the Companies Act 2013 in the state of Maharashtra, where it ordinarily carries on its business of taxable goods. It also has a warehouse in the state of Telangana for storing said goods. What is the place of supply? सर हमने प्लेस ऑफ बिजनेस, सॉरी प्लेस ऑफ बिजनेस आपसे पूछ रहे हैं, प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है? जो रजिस्टर्ड ऑफिस वो प्लेस ऑफ बिजनेस, गोडाउन, वेयर हाउस, सर जहां पर आप बुक स्टोर करते हो, जहां पर आप गुड्स मेंटेन करते हो, वो सब आपका प्लेस ऑफ बिजनेस होता है। तो बोथ प्लेस ऑफ बिजनेस है सर, समझ आया? इंस्टीट्यूट एग्जाम में ऐसा क्यों नहीं दे देती, दे देना, मजा आ जाएगा सर, सभी बच्चे एआईआर लेवल पे जाएंगे सर। आओ कंपलसरी क्वेश्चंस देखते हैं, डिस्क्रिप्टिव पार्ट देखते हैं। देखो भाई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पहले नीचे आके पढ़ो, हमसे चाहता क्या है। ओ कंप्यूट द मिनिमम जीएसटी पेबल इन कैश। इन कैश बोल रहा है मतलब कुछ तो आरसीएम वाली बात हो सकती है। बाय वर्निका प्राइवेट लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ फेब। फेब मंथ की कहानी है सर। मेक सुटेबल एजम्पशन एज रिक्वायर्ड। चलो भाई देखते हैं। तो एक काम करते हैं, फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं सर। पहले तो फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को यहाँ लिखना पड़ेगा कंप्यूटेशन ऑफ नेट जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर कौन है भैया, ये वर्निका, नहीं मिस्टर नहीं है भाई, ऑफ वर्निका प्राइवेट लिमिटेड है, सॉरी, ऑफ वर्निका प्राइवेट लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ फेब। सर अगर हम ये ना लिखे तो मत लिखो, मत लिखो, एग्जामिनर भयानक मार्क्स काटेगा। फिर पूछना सर मार्क्स कहाँ कट रहे थे सर हमारे, इतने मार्क्स कट जा रहे हैं सर हमारे, तो समझ भी नहीं आ रहा है कहाँ कहाँ मार्क्स काटते हैं लोग। मेरे हिसाब से तो लिखना चाहिए सर, CGST, SGST, IGST एंड वैल्यू, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं सर, क्योंकि नेट जीएसटी लाइबिलिटी है, मतलब थोड़ा नीचे तक तो जा ही सकता है ये। जरूरत मेरे ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ लिखेंगे सर आउटवर्ड, ठीक है। अब पढ़ना चालू करें, क्वेश्चन हो गया सब तामझाम, चलो।
वनिका प्राइवेट लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट कोलकाता, हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ फेब। देखो भाई क्या दिया हुआ है, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स इंक्लूडिंग 1 lakh received as advance in January. The invoice for the entire sale value is issued on 15th Feb sir. देखो एडवांस जनवरी में मिला था बट उसका सप्लाई कब कर रहा हूँ, फेब में, तो सर फेब में क्या इसको कंसीडर करा जाएगा? हाँ सर। और इंटरेस्ट रेट, क्या जिंदगी है, सामने से खुद बता रहा है बेचारा इंटरेस्ट रेट। और क्या चाहिए आप लोगों को? अच्छा टैक्स रेट चाहिए, और क्या चाहिए पूछ रहा था ना, लो भाई टैक्स रेट तो चाहिए 9918 है, और भी कुछ नीचे इन्फॉर्मेशन काम की। इनवर्ड एंड आउटवर्ड आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, ऑल द कंडीशन फॉर अवेलिंग द आईटीसी हैज बीन फुलफिल्ड। वनिका का टर्नओवर दिया है, मतलब ये कंपोजिशन स्कीम वाला नहीं है। तो पहला सर, पहला ट्रांजैक्शन। अब पहली स्टूडेंट की गलती, एग्जाम में क्या करता है स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट रेट सप्लाई लिख देता है। नहीं भैया, लिखना है इंटरेस्ट रेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, लिखना है, प्रॉपर लिख के आना है सर। ठीक है, मैं अभी शॉर्ट में लिखूंगा, प्लीज आप लोग एग्जाम में शॉर्ट में नहीं लिखिएगा। सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स सर कितने का है सर? 4 लाख सर। ठीक है, तो 4 लाख का 99% कितना हो जाएगा सर? 36,000, 36,000 डैश। उसके बाद क्या दिया हुआ सर? परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अ कंपोजिशन डीलर सर रजिस्टर्ड इन कोलकाता। सर सर सर, कंपोजिशन वाला तो हमसे टैक्स ही नहीं लेता है सर, क्या हम क्रेडिट ले पाएंगे? नहीं सर, सेक्शन 17(5) भी लिखा हुआ है सर। ठीक है, कंपोजिशन वाला टैक्स हमसे कलेक्ट ही नहीं करता तो हम क्रेडिट कैसे लेंगे सर? सर हमें क्या करना होगा एग्जाम में, आपको एग्जाम में थोड़ा गैप दो, इनवर्ड लिखो, और इनवर्ड में लिखना सर परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम कंपोजिशन डीलर, ऐसे लिखना, फिर वैल्यू लिखना सर 5 लाख, फिर यहाँ डैश डैश करना सर। स्टूडेंट तो छोड़ ही देते हैं ट्रांजेक्शन, फिर बोलते हैं मार्क्स कहाँ कट गया सर, लिखना सर। ठीक है, 5,50,000 है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिपेयरिंग अ सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट सर। सर देखो, रिपेयरिंग नहीं, अगर कंस्ट्रक्शन होता ना सर मैं छोड़ देता सर, मैं छोड़ देता क्योंकि एग्जाम था, पर ये रिपेयरिंग कर रहा है सर और सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइड आउटवर्ड सप्लाई, तो सर इस पे जीएसटी है सर। अच्छा इंटरेस्ट रेट तो सामने से बता रहे हैं, मतलब जन्नत की जिंदगी है सर। तो सर यहाँ लिखते हैं सर, चलो सेकेंड ट्रांजेक्शन सर, सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रिपेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट। मैं तो अभी शॉर्ट में लिख लिया हूँ सर, आप एग्जाम में शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, कसम खा लो सर, अपनी अपनी कसम। ठीक है, या आपके अपने क्लोज वालों की कसम, ताकि ये गलती ध्यान रहे, नहीं करना है हमको। मेंबरशिप ऑफ अ क्लब अवेल्ड फॉर एम्प्लॉयज वर्किंग इन अ फैक्ट्री, सर ऑब्लिगेटरी तो दिया ही नहीं है सर। सर नहीं दिया है तो सेक्शन 17(5) तो ब्लॉक करके बैठा है सर, इसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी। सर मैं क्या करूं, छोड़ दूं? नहीं, यहाँ लिखेंगे आप लोग एग्जाम में मेंबरशिप ऑफ क्लब सर। ठीक है, कितने कितने? 1,75,000 सर, यहाँ लिख के आएंगे 1,75,000 सर। ठीक है, फिर डैश 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 ऐसे करना सर, मेहनत है पर करना ये चीज। अगला, गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस रिसीव्ड, रिसीव फ्रॉम अ जीटीए सर। जीटीए एक्सरसाइज द ऑप्शन टू पे। जीटीए बोल रहा है मैं 18% में दूंगा, तो जीटीए चला फॉरवर्ड चार्ज, जब जीटीए चला फॉरवर्ड चार्ज तो मुझे क्या मिलेगी? क्रेडिट। तो सर ये मेरे लिए क्रेडिट वाली कहानी हो गई सर। चलो आओ सर, नेक्स्ट सर, जीटीए सर्विस मैंने लिया है सर 2 लाख रुपए की सर। इंटर है कि इंट्रा है, देख लो भैया, इंटर है इंटर, तो 2 लाख का 18% कितना हो जाएगा सर? 36,000 सर। ठीक है, उसके बाद आगे कहानी बढ़ती है सर। इंटरेस्टेड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, वाओ, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स और रिक्रिएशनल एक्टिविटी ये एग्जेम्प्ट होती है, पर किसके लिए? चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए। ये तो प्राइवेट कंपनी है सर, ये कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन तो है नहीं सर, तो ये टैक्सेबल है सर। सर्विसेज प्रोवाइड किया, प्रोवाइड आउटवर्ड, प्रोवाइड, कई लोग मेरे से पूछते हैं सर, हमें तो कई बार इनवर्ड और आउटवर्ड ही नहीं समझ आता। भैया प्रोवाइड किया, मैं प्रोवाइड कर रहा हूं तो आउटवर्ड। इंटरेस्ट रेट है सर, लिखते हैं सर
ये यार जगह छोड़, कम तो नहीं छोड़ दिया। ट्रेनिंग सर्विसेज सर 10,000 सर, ये आ जाएगा 18,000 सर, 18% सर। नेक्स्ट, इंटर स्टेट सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अर्जुन हाई सेकेंडरी स्कूल फॉर देयर एनुअल डे फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड इन गालिब गालिब भी तो पढ़ते हैं शायद, गालिब ऑडिटोरियम आउटसाइड द स्कूल कैंपस। अरे भगवान, स्कूल में प्रोवाइड कर देता तो एग्जेम्प्ट होता, ये आउटसाइड द स्कूल चले गए इसलिए टैक्सेबल है सर। तो हमने प्रोवाइड किया सर, सर 15,000 की प्रोवाइड किए सर। क्या लिखूं, क्या क्या लिखूं मैं इसको, सिक्योरिटी सर्विस सर। ठीक है, मैं अभी शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग प्लीज कोई भी एग्जाम में शॉर्ट में नहीं लिखेंगे सर। तो सर 15,000 इंटू 18%, 2,700। ये भाई ये 18,000 क्यों लिख दिया हूं मैं, ओ सॉरी, ये 1,800 होगा सर। ठीक है, 10,000 का 18%। इसके बाद सर देखो, इनपुट टू बी रिसीव्ड इन 4 लॉट्स आउट ऑफ विच सेकेंड लॉट वॉज रिसीव ड्यूरिंग द मंथ। सर जब लास्ट लॉट मिलेगा ना तब क्रेडिट लेने आना, अभी मत लो सर। तो क्या करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे सर इनपुट, फिर यहाँ पर जो भी कितने का अमाउंट था, अमाउंट दिया हुआ 40,000 सर, यहाँ 40,000 लिखना, फिर यहाँ डैश डैश करना, फिर यहाँ भी डैश करना, रीजन लिख के आना, वर्किंग नोट लिख के आना प्लीज। ठीक है, द कंपनी इज फॉलोइंग आईटीसी सर, आईटीसी भी दिया हुआ है, ओपनिंग आईटीसी दिया है सर कंपनी की। फिफ्थ ओपनिंग आईटीसी सर कितनी कितनी दिया है सर, 57, सीजीएसटी एसजीएसटी में nil एंड 57,000 डैश 50। ठीक है, अब उसके बाद और कुछ तो मेरे हिसाब से नहीं बचा सर। चलो टोटल करना स्टार्ट करते हैं, कलर चेंज करो, ब्लैक कर लेते हैं, बहुत देर हो गया यार, रेड कर लेते हैं यार, और कोई कलर नहीं है क्या, कोई और कलर, कोई और कलर, ये भी चलेगा। तो ये आ जाएगा सर 45,000, वाह एक लाइट डार्क शेड कर दिया मैंने सर, 45,000। और ये कितना हो जाएगा 4,500। ठीक है, इसको लिख लेते हैं अपन ए, फिर लिखेंगे बी, बी में आएगा सर क्या क्या, सर 57,000, 50 प्लस 86,000 सर, ये हो गया बी। ठीक है, फिर हम लिखेंगे सर ए माइनस बी, तो ये कितना आ जाएगा सर 12,000 की क्रेडिट, अरे यार ऊपर लिख दिया मैं, शिट सर, ये 12,000 की क्रेडिट पड़ी हुई है, ये 45,000 पे करने का आ रहा है, ओ भाई साहब। ठीक है, ये क्रेडिट है ना, और ये कितना आएगा 86,000 माइनस 4,500 से, ये आ जाएगा 81,500 से। ठीक है, 81,500 से। ठीक, तो अब कहानी ये है कि कैसे एडजस्ट किया जाए, कुछ भूले तो नहीं, कुछ भूले तो नहीं, नहीं मेरे हिसाब से तो नहीं भूले सर। तो सर देखो, सीजीएसटी की क्रेडिट अपन एसजीएसटी में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो सीजीएसटी की क्रेडिट तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा सर। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं सर, एस जी सी जी सॉरी आईजीएसटी की जो क्रेडिट है, ये क्रेडिट है ना, उसको हम यहाँ यूज कर सकते हैं सर, तो हमारा एसजीएसटी निल हो जाएगा सर। ठीक है, और हमारा सीजीएसटी में कितना बचेगा सर, 36,500 बच जाएगा हमारा। क्रेडिट है ना, अभी भी क्रेडिट है मेरा, तो सर ये भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। तो आपसे पूछा नेट जीएसटी पेबल सर, नेट जीएसटी पेबल डैश डैश और डैश, जीएसटी पेबल तो आएगा ही नहीं सर, पूरा ही तो क्रेडिट से ही काम हो गया सर।
अच्छा क्वेश्चन था, इजी मस्त क्वेश्चन, सिंपल, ऐसे ही आना चाहिए एग्जाम में, है ना। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। You may assume that the applicable tax rate is 18%. Real studio wishes to pay tax at the lower rate and opt for composition scheme. ठीक है, you are required to advise whether it can do so and calculate the amount of tax payable for each quarter. ठीक है भाई, Real Studio, a photographer film, has commenced providing photo shoot services in Delhi from the beginning of the current financial year 2025-26. Services दे रहे ना सर, याद रखना. It has provided the details of the turnover for the various quarters till दिसंबर 2025. तो अभी करंट ईयर में तो बिजनेस चालू किया सर, पहले क्वार्टर में तो इसका टर्नओवर एक्सीड किया सर, तो नेक्स्ट क्वार्टर में सर ये 30 का किया और उसके बाद 40 का किया. तो वेरी सिंपल सर. सर जो हमें 50 लाख की लिमिट मिलती है सर, कहां पर मिलती है सर, 10(2)A में सर्विस का केस है ना सर. सर उसमें से 20 लाख तो सर ये इस बार 20 लाख में जीएसटी ही नहीं पे करेगा सर. सर क्यों भैया, पहला साल है धंधे का, 20 लाख तक तो छोड़ दो, बचा कितना 30. इस 30 में वो 6% देगा और 50 लाख के ऊपर जाने पे ये कितना परसेंट देगा सर, 18% नॉर्मल. तो 30 लाख का 6% सर 1,80,000 एंड 40 लाख का 18% सर 7,20,000 सर. तो टोटल जीएसटी का कितना आ जाएगा सर, 9 लाख आ जाएगा मेरे ख्याल से. टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल 9 लाख. सिंपल, करंट ईयर है, पहला साल है, इसीलिए ये 20 लाख का बेनिफिट मिला. सर क्या हर साल ये बेनिफिट मिलेगा, नहीं मेरे भाई, सरकार को ही घर ले जा, हर साल कैसे मिलेगा सर. एक स्टूडेंट पूछा सर अब एक बार के लिए बता दो इसका अगला साल क्या होगा. अगले साल ये भाई साहब को कंपोजिशन स्कीम भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका टर्नओवर तो देखो सर, इसका टर्नओवर तो देखो, 70 ऐसे ही जा चुका है, प्लस 20 90, चलो 20 तो छोड़ दो, रजिस्ट्रेशन की लिमिट थी तो भी 70 जा चुका है, 50 से ऊपर जा चुका है. नेक्स्ट ईयर इसको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी. एडिशनल बताया, वैसे तो पूछा नहीं था क्वेश्चन में, फिर भी एडिशनल बता दिया सर. ठीक है, क्लियर. और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर. ये क्वेश्चन तो मेरे क्वेश्चन बैंक का सर, ओ भाई साहब वेरी नाइस, बड़ा प्यारा है सर ये क्वेश्चन, तो देख के मेरे को याद आ गया सर. देखो, you are required to determine the eligible ITC and the amount of net GST minimum GST to be paid in cash by the Prakash Limited for the month of October sir. आइए सर देखिए, as per CGST Act 2017, Prakash Limited was not mandatory required to get registered. However, it opted for the voluntary registration. पहले तो आप ये समझो, कोई याद नहीं, voluntary registration लिया है, ठीक है, and applied for registration on 12th October. Registration certificate was granted by the department on 24th October. जिस दिन आरसी ग्रांट होगा उस दिन ये बंदा रजिस्टर्ड माना जाएगा. क्यों सर, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन का केस है. प्रकाश लिमिटेड इज नॉट एंगेज इन मेकिंग इंटरस्टेट आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई. ठीक है, इंटरस्टेट करता तो वो तो कंपलसरी में आ जाता सर. द सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर दिया हुआ है. ठीक है, प्रकाश लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ गुड्स हेल्ड इन स्टॉक ऑन 23rd of October सर. सर क्या आपको सेक्शन 18 याद आ रहा है. सेक्शन 18 की एक बहुत प्यारी सी खूबसूरत बात थी, वो ये बोलता था सर अगर कोई पर्सन वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन ले रहा है तो जिस दिन उसको आरसी ग्रांट करेंगे सर, उसके एक दिन पहले से लेके एक साल पहले तक के, लिख लें एक बार सर, 23rd of October 2025 है सर, इससे एक साल पहले, एक साल पहले सर, एक साल पहले कहां तक पहुंच जाएंगे हम सर, 23rd of October 2024 सर. अभी यार 2024 सर, इसके बीच के जितने भी इनपुट है जो आपके पास स्टॉक में है उसकी आप क्रेडिट ले सकते हैं सर. कैपिटल गुड्स के लिए तो आना भी मत. ठीक, ये कौन बोला, ये मैं नहीं बोला, सेक्शन 18 बोला. ठीक है, अब देखते हैं सर, पहला ही कैपिटल गुड्स, वाह छोड़ दो. इनपुट ए कंटेन्ड इन फिनिश गुड स्टॉक हेल्ड वेयर प्रोक्योर्ड ऑन 13th October. भैया जी इसके पहले है 13th, पहले 13 तारीख आती है फिर 23 तारीख आती है. मेरे बाप, किसी को ना आए तो प्लीज डेट लिख लेना, एग्जाम में ऐसा नहीं करना कि खुद से ही सोच रहे सर, नहीं होगा, इसी के बीच का होना चाहिए सर. ठीक है, नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ इनपुट बी रिसीव्ड ऑन 10 June 2025 कंटेन्ड इन सेमी फिनिश गुड्स
10 जून 2025। सर क्या इसकी क्रेडिट मिल जाएगी? हाँ सर, इसके बीच में आएगा ना सर, 10 जून यहाँ बीच में आएगा, करके देख लो। तो सर इसका 9%, तो ये 22,500 सर CGST एंड SGST। ठीक है। इनपुट सी प्रोक्योर्ड ऑन 1 अक्टूबर 2025 लाइंग इन स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड्स। सर इसकी भी मिल जाएगी? हाँ सर, 1,50,000 इंटू 2.5% सर, 3750 CGST एंड SGST। इनपुट डी प्रोक्योर्ड ऑन 8 अक्टूबर लाइंग इन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स सर। ठीक है, तो ये भी क्या, इसकी भी क्रेडिट मिल जाएगी? हाँ सर, बट ये इंटर स्टेट है, याद रखना ये इंट्रा थे सर, तो ये इंटर स्टेट। तो 60,000 का 18% कितना होगा? 10,800। ये IGST। तो आपसे टैक्स लायबिलिटी पूछा था, CSI लिखो, ये 31,000 है, ये 31,000 है, ये आउटपुट नहीं है। अब इनपुट माइनस कर लो सर, 22,500, 22,500 डैश, और एक और है कितना है, 3750, 3750 डैश एंड 10,800। ठीक है, तो एडजस्ट करो कितना आ रहा है सर, कितना पड़ेगा? 31,000, अबे 31,000 माइनस 22,500 माइनस 3750, सर ये आ रहा है 4750, ये 4750, और यहाँ पर हमारे पास क्रेडिट, ये इसको हटाओ यहाँ से, देखो बाद में देखेंगे, तो यहाँ रहे, यहाँ नहीं, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, इसके अंदर रहे। ठीक है, तो सर यहाँ 10,800 की क्रेडिट है हमारे पास। ठीक, इस क्रेडिट को हम यहाँ और यहाँ दोनों एडजस्ट करेंगे, तो सर 10,800 नहीं, 10,800 माइनस 4750 माइनस 4750, तो सर अगर आप दोनों एडजस्ट करेंगे तो उसके बाद भी हमारे पास 1,300 की क्रेडिट बच जाएगी सर, ये क्रेडिट बच जाएगी सर, जिसको आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सिंपल, मेरे हिसाब से तो सिंपल था सर, इजी क्वेश्चन। ठीक है, और सर नेक्स्ट देखते हैं, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई बोला सर, प्लेस ऑफ सप्लाई पूछा है सर। चलो और देखते हैं सर, प्लेस ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। देखो, मोहन न्यू दिल्ली बोर्ड्स द न्यू दिल्ली कोटा ट्रेन एट न्यू दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में बैठा, कोटा ट्रेन है सर। ही सेल द गुड्स टेकन ऑन बोर्ड सर, सेक्शन 10 दिमाग में आ जाना चाहिए, सब सेक्शन ना भी आए तो सर, क्यों, गुड्स की कहानी है सर। तो जहां गुड्स चढ़ा वही प्लेस ऑफ सप्लाई है, तो गुड्स कहाँ चढ़ा दिया इसने? दिल्ली में, दिल्ली ही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। अब कोई स्टूडेंट यहाँ पर एग्जाम में ऐसे लिख के आया प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली, ओ भाई एक मार्क्स नहीं देगी इंस्टीट्यूट, प्यार से लिख के आना सर, वेयर द गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड ऑन कन्वीनियंस ट्रेन, किसी भी चीज में। ठीक है, सो द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी, ऐसे लिख के आना मेरे भाई, प्रोविजन प्लीज लिख के आना, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, भले फिर बाद में कंक्लूजन लाइन लिख लेना। अगला देखो, PC इंडस्ट्रीज मुंबई महाराष्ट्र गिव्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू चुगवानी, मैं ही सही पढ़ रहा हूँ या पता नहीं क्या है। ठीक है, लिमिटेड रांची झारखंड टू सप्लाई मशीन विच इज रिक्वायर्ड टू बी असेंबल्ड, फिर से सेक्शन 10 दिमाग में आना चाहिए सर। कोई भी मशीन असेंबल और इंस्टॉल की जा रही है सर, तो उस केस में जहां वो असेंबल और इंस्टॉल की जा रही है वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। पहले प्रोविजन लिखना फिर लिखना। ठीक है, चलो सर आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या हो गया, चलो देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एग्जामिन विद रेफरेंस टू द प्रोविजन अंडर GST लॉ वेदर रेहान एंड मिस्टर मयंक कैन जनरेट ई-वे बिल। ये पूछ रहा है सर। मिस्टर मयंक का ट्रेडर रजिस्टर्ड अंडर GST Delhi is engaged in wholesale business of toy for kids. Mr. Rehan registered under GST in Patiala. A regular return filer supplies toys in bulk to Mr. Mayank for selling to end consumer. Mr. Mayank paying tax in a regular scheme in Delhi has not filed GSTR 3B for the last 2 months. Oh भाई साहब,
नहीं कर पाएगा जनरेट ई वे बिल सर। जाके पढ़ लो, जाके पढ़ लो सर कि कौन कौन से केसेस है जहां पर ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसमें एक केस और भी याद रखना जहां पर आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ सर, वो तो जीएसटीआर 3 भी 2 मंथ्स का नहीं फाइल किया, 1 मंथ का भी हो तो भी नहीं कर सकता सर ई वे बिल जनरेट। हाँ, मयंक नहीं कर सकता, रेहान चाहे तो ई वे बिल जनरेट कर सकता है सर। मिस्टर रेहान वांट टू जनरेट ई वे बिल, हाँ कर सकता है सर। ठीक है, फॉर सप्लाई टू मिस्टर मयंक। ऑल्सो मिस्टर मनोज फ्रॉम जम्मू अप्रोच मिस्टर मयंक फॉर परचेजिंग टॉय अमाउंटेड टू ₹75,000 फॉर द पर्पस ऑफ रिटर्न गिफ्ट टू हिज सन्स फर्स्ट बर्थडे पार्टी। मयंक वांट टू जनरेट, नहीं नहीं मयंक नहीं कर सकता। रेहान करना चाहे ई वे बिल जनरेट कर सकता है, मनोज चाहे मनोज कर सकता है, मयंक नहीं कर पाएगा सर। क्रिस्टल क्लियर? सर TMT and company has defaulted in filing the return under section 39 of the CGST Act 2017, that is GSTR 3B for the month of March within the specified due date. Reason for such delay is attributable to delay in closure of books for March, which has been finalized during May. The GST common portal prompted for payment of late fee payable under section 47 for a sum of 2000. ठीक है, लेट फी पे करना है, 2000 रुपए पे करना है सर। ठीक है, accountant of TMT and company sorted your confirmation for payment of such late fee through the balance in electronic credit ledger। पागल हो गया सर, क्रेडिट लेजर का यूज हम किसके लिए कर सकते हैं सर? सिर्फ और सिर्फ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी को पे करने के लिए यूज कर सकते हैं सर। आपको लेट फी पे करना है सर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से कर लो सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर, बट क्रेडिट लेजर का यूज सिर्फ आउटपुट टैक्स के लिए किया जाएगा सर। ठीक है, state the person liable to pay GST in the following independent cases provided recipient is located in taxable territory. Sponsorship services provided by body corporate forward charge, क्योंकि लिखा हुआ है sponsorship services provided by any person other than body corporate to a body corporate or partnership firm, तो RCM होता है, ये तो बॉडी कॉर्पोरेट ही प्रोवाइड कर रही है सर। फॉरवर्ड चार्ज, रेंटिंग ऑफ एनुअल प्रॉपर्टी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू अ रजिस्टर्ड पर्सन है, गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया रेंटिंग की सर्विसेज सर, आरसीएम सर। सामने वाला रजिस्टर्ड नहीं होता तो फिर फॉरवर्ड चार्ज की बात आती सर। ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर 12AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी इफ द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटी। सर आपसे चैरिटेबल एक्टिविटी में क्या क्या आएगा पूछ रहा है। Does cancellation of registration impose any tax implication on the person whose registration is so cancelled? हाँ सर, उसके जितने भी टैक्स ड्यूज वगैरह उससे सब पे करना पड़ेगा, भले रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है सर उसका। आई बात समझ? ये हमने ना फर्स्ट एमटीपी कंप्लीट की, आरटीपी डल गई, केस सिनेरियो डल गए, रिविजन लेक्चर डल गए, क्या क्या नहीं है यार इस चैनल पे, सब है टैक्स के लिए। बैठ के विश्वास करके पढ़ के तो देखो, और सबसे बड़ी चीज है सर का रिस्पॉन्स, बाकी कोई तो रिस्पॉन्स करेगा नहीं, सर का रिस्पॉन्स सबसे बड़ी चीज है। तो ये मैंने आपकी फर्स्ट एमटीपी कवर करा दी, सेकंड एमटीपी भी करेंगे सर, जैसे ही आ जाए कर लेंगे सर, उसको भी कर लेंगे। ठीक, यहीं साथ रहो, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आएगी सर। ठीक है, चलो थैंक यू।